अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे मौजज़ों के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर। इतना हैरान हो रही थी मैं जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक को लेके, तो बहुत सारे मौजज़े हमें नज़र आ रहे थे जो इंटरनेट पे हम पढ़ रहे थे। अब ज़ाहिर है सारे मौजज़े तो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन कुछ ऐसे मौजज़े हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान से अगर कनेक्शन हो तो मैं बात करूँ, एक जहाज़ 22 मई 2020 में लाहौर से कराची आते हुए एक जहाज़ मॉडल टाउन में गिर पड़ा, जिसमें तमाम मुसाफिर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सिर्फ 2 मुसाफिर ऐसे थे जो उस सानहे में बच गए। और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है उनकी ज़िंदगियों के लिए। आप जानते भी हैं एक्टर मुनव्वर सईद के बेटे जो हैं, जिनकी पिक्चर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ज़फ़र मसूद साहब को समझे एक दूसरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इनायत की और एक मौज़े की तरह उनकी ज़िंदगी बची। इसी तरह मौज़े होते हैं आपकी ज़िंदगियों में। ये दूसरे पैसेंजर हैं जो उस हादसे में बचे थे, ये उनकी ज़िंदगी का मौज़ा था। ज़ाहिर है मिरेकल्स सबकी ज़िंदगी में हुए होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी हुए होंगे, मेरी ज़िंदगी में भी हुए होंगे। बहुत बड़े, बहुत छोटे, हर तरह, हर साइज़ के मौज़े होते हैं और आप हैरान हो जाते हैं। तो कभी कभार जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत बड़े नहीं तो कम से कम छोटे मौज़े तो शेयर कर सकते हैं अपने हमारे पास यहाँ आके हमारे शो पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप चाहते हैं, आपने अपनी आँखों से कोई मौज़ा देखा है या आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है किसी भी चीज़ को लेके, वो भी कहते हैं ना कभी किसी मौज़े से कम नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द के लोग बदल गए हैं या आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया है, तो वो आपको किसी मौज़े से कम नहीं लगता। इसी तरह की कुछ डिस्कशन आज हमारे पास यहाँ होगी। अगर आप चाहते हैं अपने मौज़ात शेयर करना हमारे शो पर, तो हमें SMS करें और हमें या तो फेसबुक पे या इंस्टा पे लिख के भेजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे आज का प्रोग्राम हमने शुरू किया, आपको 2 कहानियाँ सुनाई। वो कहानियाँ नहीं थी, वो हकीकत थी, वो मिरेकल्स थे, वो मौज़े थे जो आपने देखे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मौज़े सुने होंगे इर्द गिर्द। और बस फिर क्या होता है, हम अल्लाह ताला को देखते हैं और हम कहते हैं या अल्लाह तेरा करम है। बहुत सारी चीज़ों से जब हम बचे हुए होते हैं और हम उसके मौज़े देखते हैं और हम ये कायनात देखते हैं, तो ये हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक मौज़ा है भाई। जो हम हालात सुन रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जो बीमारियाँ और कैंसर, हर चौथे बंदे को आपके ख़ानदान में, आपके जानने वालों में, यंग बच्चों की डेथ्स, दिल का दौरा, और ये सब चीज़ें सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। लेकिन जब ये सुनते हैं ना मौज़ात, तो एक ट्रस्ट होता है। अल्लाह पे ट्रस्ट तो है ही, लेकिन उसकी खुदाई पर के वो है जो इस कायनात को चला रहा है, वो ही संभालेगा। जब दुनिया बहुत इधर की उधर जा रही होती है और आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, जब हालात, इकॉनमी मुल्क की डाउन हो रही होती है और बहुत सारे हालात आपको दुनिया ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होती है, तो फिर कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं और आप कहते हैं नहीं, वो बैठा है एक इस दुनिया को चलाने वाला। हमारे साथ आज छोटे बड़े थोड़े बहुत जो मौज़ात उनकी ज़िंदगी में हुए, हमारे सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियों में, वो आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ है गज़ल सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आपने? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। फिर मेरे साथ है रबाब। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और यही वो हैं पामाल में रज़ा, जिनकी वजह से मुश्किल में फंसा। हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी अरीबा तिर्मिज़ी मौजूद है। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी? आती है हर दफ़ा और दुबली हो जाती है। हाँ, ये कोशिश कर रही हूँ। लगी रहती है। हाँ तो जी, आज का टॉपिक है मौज़ात और पहली स्लाइड गज़ल की है। My son slept in a bathroom. बाथटब। बाथटब। बेटा मेरा छोटा जब था
तो एक रूटीन था कि सुबह जब मैं उसको उठाती थी, उसको मैं बाथ टब में थोड़ा सा पानी डाल के और उसको बिठा देती थी। और वो नहा रहा होता था, अपना एंजॉय कर रहा होता था, और जब तक मैं उसका लंच वंच बना के और सब कुछ करके 2-3 मिनट के बाद मैं फ़ौरन से 5 मिनट में वापस आके उसको चेक करती थी, देखती थी। अच्छा। तो बाथ टब में जो है वो पानी डाल के, बबल्स डाल के उसको मैंने छोड़ा, और जब मैं वापस आई तो उस दिन उसको इतनी शायद नींद आ रही थी कि वो बाथ टब में बिल्कुल यूं पड़ा हुआ था, बिल्कुल सीधा पानी भरा हुआ था। मतलब पानी इतना था कि अगर वो बैठे तो इतना इतना पानी था, लेकिन बंदा जब लेट जाए, खुदा ना खास्ता सांस में चला जाए पानी या कुछ, मैं तो आके मेरी हालत ख़राब हो गई ना। मैंने कहा पता नहीं क्या मैंने कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने इसको क्यों छोड़ा बाथ टब में अकेला। लेकिन वो क्योंकि बहुत छोटी एज से स्विमिंग तो उसको मैंने शुरू करा दी थी, तो वो जैसे फ्लोट करता है ना, बिल्कुल ऐसे मज़े से उसमें भी सो गया था वो बाथ टब में। माय गॉड, मैंने तो अल्लाह से इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये जो बीइंग अ मदर, हमें ज़रा वो था ना, गिल्ट होता है कि हम खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो बंदा अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाता ना। क्योंकि देखो हमने अल्लाह बचाए सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के, हमने बहुत सारे किस्से से सुने, बच्चे खेलते खेलते बाल्टी में डूब गए, पता नहीं चला। एक बाल्टी क्या होती है? मैं बचपन में गिरी हूँ उल्टी बाल्टी में। अम्मी बताती हैं कि मैं अंदर ही उल्टा सर, ऊपर थे मेरे चोटी, अल्लाह ने बचाया। बिल्कुल ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं खुद 6 फीट का कुआं था, मैं बहुत छोटी थी, हम कोयटा में रहते थे और हमारे घर के आगे सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ ना गीली लकड़ियाँ पानी से निकाल के ला के ना हम लोग किचन में जलाते थे, तो चिंगारियाँ आती थी। तो हमने ये गेम बनाया हुआ था। अब मैं गीली लकड़ियाँ उठाने गई और वहाँ लंच ब्रेक था, कोई मजदूर वगैरह नहीं था, 6 फीट का कुआं था और मैं छोटी सी थी, आई डोंट नो क्लास 1 में होंगी, तो इतना कद छोटा ही था कि 6 फीट के अंदर मैं कुएं में गिर गई और कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं। हमेशा ऐसा होता है जब आपको स्विमिंग वगैरह नहीं आती, और कुआं तो कुआं होता है ना, तो आप डुबकी खा के ऊपर आते हैं। एक दफ़ा नीचे जाके मैं नीचे गई हूँ और फिर एक दफ़ा ऊपर आई हूँ, तो मैंने ना हाथ ऐसे थे, तो मेरे किसी आई डोंट नो, अल्लाह ने पता नहीं कोई फरिश्ता ही भेजा होगा, मुझे याद भी नहीं है वो कौन आदमी था, उसने मेरे हाथ देख लिए, मेरा मुंह अंदर ही था, उसने मेरे शायद हाथ देख लिए, और फिर उन लोगों ने उसने मुझे बचाया और शोर मचाया और मैं बची हूँ, वरना मैं मतलब वो मेरी जिंदगी का एक मिरेकल था। हम बेसिकली मिरेकल्स क्या होते हैं, ये सुपर नेचुरल से भी बढ़ के जो है ना, वो हम समझते हैं उसको कि ये इसमें किसी ना किसी पावर का ज़रूर कोई ऐसा हाथ है। वरना हम जो कहते हैं कि फला लकी है, फला अनलकी है, लक क्या होती है? लक इज़ योर प्रिपरेशन, व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, अगर आप उसको उससे पहले अपने आप को तैयार रखते हो, स्किल्ड हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो। अगर आप तैयार नहीं हो, मैं तैयार हूँ और मैंने उसको अवेल कर लिया, तो मैं लकी कहलाऊंगी। तो ये टाइमिंग्स की सारी बात होती है। तो इसी तरह से जो है वो मिरेकल्स डू हैपन। मिरेकल्स तो मतलब कि मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने रहमत के फरिश्ते भेजे। अच्छा, मेरी मदर जो है ना, वो हमेशा हमें दुआएं जब देती थी ना, बेटा तुम अपनी पूरी मेहनत करना, उसके बाद अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए रहमत के फरिश्ते भेजेगा। ठीक है, ये ऐसी कोई दुआ होती है जो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी को इतना अटैच कर देती है कि आपके साथ अच्छा हो रहा होता है। कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आप अच्छा सोचें तो अच्छा होता है। हमेशा हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अपनी नीयत साफ रखना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और अच्छा सोचना, हमेशा तो आपके साथ लाइफ में अच्छा होगा। तो आई डोंट नो निदा, देयर इज समथिंग जो हम अभी तक साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा देखिए सारी चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं। नेचर तो मिरेकल्स से भरा हुआ है। एग्जैक्टली। एंशिएंट जमाने में जब मिरेकल्स होते थे, जब थंडर स्टॉर्म होते थे, तो लोग कहते थे कि ये कुछ मिरेकल हो रहा है। ठीक है, बाद में साइंस ने दरियाफ्त किया कि इसके साथ लॉजिक अटैच है, तो कुछ होगी। अभी तक हम नहीं कर पाए हैं कोई चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कदम कदम पे बोलते हैं, ये हमारे साथ यार ये हो गया, ये तो मौजज़ा ही हो गया। अच्छा, फिर यार कोई बात ऐसी निकाल रहे होते हैं, हम कहते हैं यार कुछ और ही मांग लेते, जबकि कहते हैं आप उस पर शुक्र अदा करें जो आपकी बात कबूल हुई है। नाशुक्र हो जाते हैं ना, हम कहते हैं यार ये तो यूं अभी कबूलियत की घड़ी थी, कुछ इस वक्त कुछ और बड़ी चीज है। और रबाब कभी भी मुंह से बुरी चीज नहीं निकालनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। वो आपके साथ चीजें रहती हैं जो आपको उस तरफ ले जाती हैं। जो हम नहीं कहते, हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं और वो हमारे साथ जिंदगी में कभी हो जाती है। अच्छा, मैं बहुत तो अगर बुरी चीजों को भी करें तो आप सोचें बुरी चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और वो होती है। जब भी मैं करती हूँ जो नामुमकिन वाली चीजें हैं,
और मैं करती हूँ जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और वो मैं करती हूँ। मेरा मियाँ पहले तो कहता था, अब कहता है करती रहो, अच्छा ही करती और हो जाता है। पहले वो बड़ा मुझे कहता था कि देखो चिल्ली, मगर मैं करती हूँ और वो चीज़ होती है, और वो कहाँ से होती है पता ही नहीं। अच्छा, जब मैं अपने मॉर्निंग शो करती थी तो एक साहब आते थे जो माइंड पावर की वो कराते थे, तो मैंने भी उनसे कुछ चीज़ें जो है वो पूछी, और उस वक्त वो कोर्सेज करवाते थे ना, वर्कशॉप्स करवाते थे कि माइंड पावर के लिए अगर आप जो भी सोचेंगे ना अपनी लाइफ में कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मेरे पास ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मुझे मिलें, तो आपने एक पेपर पे लिखना है और उसमें डालना है, ये करना है वो। अच्छा, उस वक्त मुझे बड़ी हंसी आई कि क्या चीज़ें पेपर पर डाल दिया, इस बॉक्स में डाल दिया तो ये हो गया, ये हो गया। इसके पीछे सिर्फ लॉजिक एक ये है कि आपने अगर कोई चीज़, कहते हैं ना, आपने कोई ज़बान सीखनी है तो आप उसको दोहराएं, कोई काम अगर करना चाह रहे हैं तो आप उसको दोहरा के करें, ताकि आपका पूरा वजूद उसको एब्जॉर्ब कर जाए, आपके माइंड के सबकॉन्शियस में भी वो चीज़ें सारी चली जाएं, तो वो आपको उस तरफ ले जाएंगी। अच्छा, मैंने भी जो है उस वक्त ऐसी 2-3 चीज़ें लिख ली कि मैं लाइफ में ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ। अच्छा, वो तो कर ली। उसके बाद क्योंकि मैंने लिखी थी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना चाहती हूँ, तो वो मेरे साथ हमेशा बात रही, बैक ऑफ द माइंड, और मैं उस पर काम करती रही, शायद अनकॉन्शियसली। वैसे तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन करती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में वो वक्त आया कि मेरी वो सारी चीज़ें पूरी हुई। क्योंकि आप उसके पीछे लग जाते हो ना, आपके साथ वो चीज़ें रहती हैं, हर चीज़ की लॉजिक है। मतलब आप एक एम बना लेते हो ना अपनी जिंदगी। आप बोलते भी रहो ये तो क्या होती है? हैं। एक्सीडेंट की स्टोरी। हाँ, ये हमारा बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था श्रीनगर हाईवे पे इस्लामाबाद में। इट वाज मी, माय ब्रदर, और हम लोग रात को वापस आ रहे थे एक इवेंट से। तो हमारी गाड़ी का जो फ्रंट का एक्सल था ना, जो दोनों टायर्स को रोटेट करता है, वो टूट गया। और वो कभी भी नहीं टूटता, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, कभी गाड़ी नीचे से लगी थी ना कुछ, कोई डैमेज नहीं था। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड। और शहीद ने बड़ी मुश्किल से मतलब एकदम से हैंड ब्रेक नहीं खींची, क्योंकि विद अ ब्रोकन एक्सल अगर आप बिल्कुल ज़ोर से हैंड ब्रेक खींचते तो गाड़ी उलट जाती है। लेकिन उससे बड़ी मुश्किल से किया, बट बाय द टाइम हमारी गाड़ी रुकी, हम बहुत सारी गाड़ियों को मार चुके थे। हमारी गाड़ी बिल्कुल, मतलब कागज़ को जैसे हम क्रम्बल नहीं कर देते, वो ऐसे हो गई थी। एंड वी बोथ केम आउट अनस्क्रैच्ड, हमें एक छोटी सी चोट भी नहीं लगी। तुम दोनों थे और अम्मी भी थी? नहीं, अम्मा नहीं थी, सिर्फ हम दोनों थे। और हम बाकी गाड़ियों को, अपनी गाड़ी भी देख रहे थे, तुम दोनों को बिल्कुल चोट नहीं लगी? बिल्कुल भी चोट और नहीं लगी। गाड़ी ऐसे पेपर की तरह क्रश हो गई थी? दोनों साइड से ना, बिल्कुल बस जो ऐसा हो गया था जैसे कागज को, लिटरली। तो ऐसे कैसे? मुझे खुद समझ नहीं आती। दिस इज़ अ मिरेकल इन माई लाइफ। क्योंकि एक दूसरा ये था कि फ्रंट कोलिजन नहीं थी, तो एयरबैग नहीं डिफ्लेट हुए थे, और हम समझ नहीं रहे थे कि हुआ क्या है हमारे साथ। जब हम उतरे ना, तो लोग हमें देख के हैरान हो रहे थे कि ये इसी गाड़ी में से कैसे निकल कर आए हैं, बिकॉज दे हैड टू कट द डोर। लाइक उन्होंने मशीन्स बुलाई थी, बड़ी जो कटर्स होते हैं, उससे डोर काटे थे, क्योंकि डोर बिल्कुल, क्योंकि वो खुल नहीं रहा था, उस हालत में ही नहीं था। और उन्होंने जब हमें निकाला तो हमें पुलिस वाले ने सबसे पहले ये कहा कि बेटा आप इतनी टेंशन नहीं लो। हम छोटे थे, हम लोगों को हो रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मार दी हैं, अब हमें पता नहीं कितने डैमेजेस कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो था, उसने कहा आप अपनी जान का सदका दो, आप बच गए हो इतने बड़े एक्सीडेंट से, यही बहुत बड़ी बात है। तो और बाद में मैंने जब लोगों से सुना, क्योंकि जो पाक व्हील्स के ओनर है सुनील भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो उनको जब मैंने ये वाक़या बताया तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो कहते एक तो एक्सेल टूटता नहीं, और एक्सेल टूट गया, और उसके बाद तो इतनी हाई स्पीड हाईवे पे हम थे, श्रीनगर हाईवे, जिस पे 100-150 पे तो लोग चला रहे होते हैं गाड़ी, अगर ट्रैफिक कम हो। तो बस हम जिस तरह बचे, तो मैं आज तक सोचती हूँ ना, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ ने एक चांस दिया ज़िंदगी का। Oh my God. क्योंकि हम दो ही थे, और मामा के पास हम ही हैं, आपको तो पता है मेरी फैमिली का। Exactly. तो मेरी पता नहीं मामा क्या करती हैं अगर हमें कुछ हो जाता। अल्लाह, तो अल्लाह ने शायद हमें हमारी माँ के लिए ज़िंदगी दी। और तुम देखो, नहीं स्क्रैच भी नहीं आया ना, एक भी चोट बड़ी नहीं बात आई। तो ये है कि चलो अल्लाह मियाँ ने जिंदगी तो दी, लेकिन एक्सीडेंट इतना ज़्यादा सिवियर, तो ये बहुत बड़ा था। और मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि हम किस तरह, मतलब ज़रा सी भी चोट नहीं थी। यही हो ना कि घर आए थोड़ा तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं था। तो मैं इतनी हैरान हूँ और उस दिन के बाद, मतलब ये हमने सीखा बहुत कुछ। अब शहीद का ये करता है कि गाड़ी में बैठते हैं ना, तो अजान देता है फॉर सेफ्टी। वो उसकी एक प्रैक्टिस बन गई है अब मेरे छोटे भाई की। हाँ। लेकिन उस वाक़े के बाद हम, और ये मोइज़ात जो होते हैं ना, मैं बिलीव करती हूँ कि ये आपको ना अल्लाह ताला के करीब लाने का एक वो इंसिडेंट्स होते हैं। वही कह रही हूँ ना, कभी कभार इंसान ही इतनी ना उम्मीद हो जाते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, तो वो फिर अल्लाह ताला से ना कभी कहते हैं मेरे साथ, मुझे ही क्यों चुना, मेरे साथ ही क्यों। जब वो इस तरह करते हैं तो अल्लाह में उन्हें फिर इस तरह मौजूद। लेकिन निदा, कभी बुरा अगर हो ना,
अल्लाह ताला हमसे हमारी मदर से भी 70 गुना 70 ज़्यादा गुना प्यार ज़्यादा, करता है। exactly. मतलब उसने हमारी डेस्टिनी सोची हुई है कि इसके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता कि क्या पता वो हमारे अच्छे के लिए हो। अच्छे, आप देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, मेरा हाथ जल गया था। हाँ। ठीक है, ये इतना बुरी तरह से ये जला था, इतनी डीप लेयर जल गई थी कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो भी कह रहा है ये क्या कर दिया आपने। तो पहले तो उसको मैं कह रहा क्या हुआ, तो मैंने उसको मजाक में कहा, मैंने कहा वो मैं जहेज नहीं लेगी ना तो सास ने जला दिया। तो हंस रहा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मतलब कि अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से लिया कि खुदा ना खास्ता मुझे ज़्यादा भी बर्न हो सकता, बड़े उससे बच गई, बड़े नुकसान से। ठीक है, तो ये छोटी कहते हैं जब हमें चोट लगती थी तो हम रोते थे बहुत, या कुछ ऐसा होता था तो कहते थे शुक्र करो अल्लाह का कि बड़े नुकसान से बच गए। बिल्कुल, ये हमेशा कहा जाता है ऐसे कि अगर आपको छोटा मोटा कुछ हुआ है। हाँ, सो कमिंग बैक टू यू गाइस, बोट सिंक। अच्छा बोट डूब गई। हाँ, डूब क्या गई। हम लोग के एक कपल फ्रेंड और हम लोग, हाँ। उसकी 3 बेटियां और मेरा बेटा एक, हम लोगों ने पिकनिक का प्लान बनाया कि ऐसे ही चलते हैं। तो उसने बोला कि यार मेरे पास अपनी बोट है और है ना मैं आप लोग को अपनी बोट की राइड कराऊंगा। हाँ। और वो सिंक नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो घड़ी घड़ी बोले ना कि वो सिंक नहीं होती और है ना, अच्छा मैं डरती हूँ पानी से, मुझे फेयर है पानी का। अच्छा। तो ना डूबती नहीं है मतलब वो खास बोट लकड़ी की तो डूब जाती है ना, फाइबर की डूबती नहीं है। वो फाइबर की फाइबर की होगी आपकी ना, फाइबर की वो थी ना, float रहती वो है। फ्लोट रहती है, हाँ। वो डूबती नहीं है, नीचे नहीं जाती। अगर लकड़ी की हो तो डूब जाए ना, नीचे चली जाती है लकड़ी की। तो वो घड़ी घड़ी ये बोले कि ये जो है ना सिंक नहीं होती है, सिंक नहीं होती। टाइटैनिक वाली बात हो गई जैसे उन्होंने क्लेम किया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने अच्छा ठीक है, हम लोग चले गए, हम वहाँ बैठे। तो उन्होंने बोला चलो मैं ना एक राइड आप लोग को दिलवा कर आता हूँ। तो हमने बोला चलो। कहाँ की बात है? फ्रेंच बीच की। अच्छा। तो हमने बोला चलो। अच्छा वो छोटी सी बोट और हम उसमें, मेरे ख्याल से वो 2 लोगों की थी बट हम 4 लोग बैठ गए और हम बच्चों को भी बिठा रहे थे। हमने बच्चों को नहीं बिठाया, अपनी लाइफ जैकेट उतारी हमने और बच्चों को पहना दी और उनको शोर पे बिठा दिया कि तुम लोग यहाँ बैठो, मिट्टी से खेलो। लाइफ जैकेट्स उनको पहना दी। सोचो, खुद पहनी भी उतारी कि नहीं बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कोई था ही नहीं। हमने बोला बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो बच्चों को लाइफ जैकेट पहना देते हैं, हम तो बड़े हैं और हम बैठ जाते हैं। अब वो जी हमें बोट पे बिठा के वो हमें ले गए। देखा वो आगे ले गया, वो आगे चॉपिंग सी था। पानी अंदर आना शुरू हुआ बोट के अंदर और हम आगे चलते जा रहे हैं। कैमरा, मैंने कैप पहनी हुई, मफलर, सर्दी और चॉपिंग सी था और हम आगे जा रहे हैं। इतना आगे चले गए कि हम वाकई बहुत आगे चले गए। पानी आता रहा उसके अंदर। उसने ना थोड़ा पैनिक करा कि अच्छा ये ना आप पानी निकालें। हम लोग है ना डोंगों से पानी निकालने लगे। वो चक करके ना, बोर्ड है ना, तीनों को स्विमिंग आती थी। उनकी स्विमिंग भी उस वक्त फेल हो गई थी कि हम इतना आगे थे और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। माय गॉड, मेरे ये अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब पानी में इतना आगे और चला जाता है ठंडा तो पानी और आगे होता है। कोई हट पे नहीं, कोई मतलब क्योंकि हम ऑड डे में गए थे और जब वो हुई वाकई वो नहीं हुई, वो फाइबर की थी, वो उल्टी हो गई। अच्छा मेरा मियाँ कहीं निकला, मैं नीचे गई और मैं नीचे ही जाती रही। और मुझे प्रॉपर याद है कि मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, मैंने अंदर नीचे ग्लासेस उतारे, मफलर ऐसे खींच के उतारा अपना ना, तो और सब लोग निकल आए और मैं कहीं और ही निकली। और मैं तो पैनिक ना, मैं तो यूं करूं और मैं चिल्लाए मारूं। बंदा नीचे जाता। वो तो फ्लोट करके आराम से निकल आए और उन्होंने बोट के ऊपर वो फ्लोट करने लगे क्योंकि उनको आता था। मुझे तो फ्लोट करना भी नहीं आता, मैं कैसे करूं भाई, मुझे तो आता ही नहीं है। अब वो मेरे बाल इत्तफाकन खुले थे, मेरे मियाँ ने ऐसे करके और मेरे बालों से खींचा मुझे और खींच के अपने पास ले आया। मुझे कहने लगा पकड़ना नहीं मुझे क्योंकि हम दोनों ही डूबते ना। उसने बोला खबरदार मुझे पकड़ना। और मैं पैनिक की हुई थी। कहने लगा और आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो हम बोट इतनी चिकनी थी पीछे से कि वो तो स्लिप हो रही थी और मैं बोट पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बोट पे चढ़ रही थी कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। लारे मेरे माइंड में था कि लारे वहाँ पे, और जितना कुरान आता था, जितनी आयतें आती थी, जितने कलमे आते थे, मैं जोर से अल्लाह मियाँ से बातें कर रही थी। मुझे खुद कसम से मैं बातें कर रही थी लिटरली अल्लाह मियाँ से कि मेरे बच्चे के सदके में हमारी ज़िंदगी बचा लें अल्लाह मियाँ, उसका क्या होगा। बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो 3 वो बैठे हुए उनके। तो मेरे तो और भी बहुत कुछ चल रहा था ना दिमाग में, आपके इतना सारा कुछ, और मैं कुश्ती लड़ूं लिटरली कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं।
फिर वो कोई एक बोट का पीछे नीचे से कोई मेरे मियाँ को लगा कि ये पकड़ लेगी, तो वो मैंने ऐसे करके ना उससे बोला बस इसको पकड़ लो, ये तुमने छोड़ना नहीं है। वो कोई हैंडल वगैरह हाथ में आया उसके, उसने वो मुझे पकड़ा दिया और वो लोग तीनों फ्लोट करते रहे। 45 मिनट हम पानी के अंदर थे। मेरे मियाँ ने मुझे कलमा पढ़वाया कि अब कलमा पढ़ो, क्योंकि पानी ऊपर चढ़े जा रहा था, पानी ऊपर आए जा रहा था हमारे ऊपर ना सबके। तो और मगरिब होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। कौन फरिश्ता दो कहाँ से आए हम? अच्छा हम हाथ लगा हिला रहे हैं, वो इतनी दूर थे, शायद बच्चे समझे कि हम उनको वेव कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम काम हो गया हमारा। मुश्किल में दो लोग आए, कौन थे नहीं पता, वो सर्फिंग बोर्ड लेकर आए और मैं उन पर भी ट्रस्ट नहीं करी थी। मैं इतना खौफज़दा हो गई थी कि उन्होंने बोला आप इस पे आएँ, हम आपको छोड़कर आते हैं वहाँ पे। तो फिर मेरे मियाँ ने बोला कि हौसला करो, इस पे बैठो और जाओ एक एक करके। दो बंदे थे, उन्होंने 1 बाय 1 हमें रेस्क्यू किया। जैसे ही हमने आ गए ना कोने तक, अंधेरा हो चुका था। वो बंदे कहाँ चले गए निदा, वो कौन बंदे थे हमें नहीं पता। उसको तो फिर हालत भी ऐसी होती है कि कुछ भी याद नहीं रहता बंदे को। हम 12 बजे तक वहाँ पे खामोश बैठे रहे रात के, मतलब। और मैं ब्लू हो गई थी, बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी मैं, और मैं बिल्कुल फेंट हो गई थी आके उस पे शोर पे आके। मैं बेहोश थी बिल्कुल, ठंडी बर्फ। और वो किस्सा ऐसा है, कितने अरसे पहले की बात है? काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा हो गया। और तुम तो अब पानी में तो तुम इतना मैंने 2 साल तक पानी को देखा नहीं था। देखना जाना तो दूर की बात, मैंने देखा भी नहीं था ना। मैं देखती भी नहीं थी, मुझे इतना पैनिक हो जाती थी। देखिए अब ये ना छोटी छोटी चीजें जो हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करते हैं। मेरा तो कुछ मुझे बोला ही नहीं जा रहा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा तो मुझे कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम हम करेंगे तो इतने सारे मिरेकल्स हमें नज़र आएंगे। तो हम लोग तो आपस में डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना किसी आम मतलब लाइक व्यूअर्स में से ही किसी का जो मिरेकल है वो सुना जाए। तो मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई है सना। सना हमसे क्या शेयर करेंगी अपनी ज़िंदगी के हवाले से? मैं शेयर करूंगी जो मेरे साथ ही मौजा हुआ है। मेरी शादी 2018 में हुई, तो शादी से पहले तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, कभी बुखार भी नहीं आता था। अच्छा। मैं दुआएं करते थे बुखार हो जाए तो स्कूल की छुट्टी हो। हाँ। और जब शादी हुई उसके 2 महीने बाद मेरा दिल घबराने लगा काफ़ी। हाँ। और ऐसा लगा जैसे दम घुट रहा है मेरा ना। हाँ। तो हम लोग गए, फिर उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी डायग्नोस करी। तो मैंने कहा अच्छा प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद बड़े बूढ़ों ने बोला ज़्यादा डॉक्टर के नहीं जाते ना, घर में ही रहते हैं। तो मैंने कहा सही है, घर में ही रहना है। तो 4 मंथ में ना मेरा और ज़्यादा दम घुटने लगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड से काफ़ी दफ़ा उनसे मैं बोल चुकी थी, लेकिन वो ये कहने लगे होता है ऐसा, सब बोलते हैं छोड़ो। हर महीने जाते हैं डॉक्टर के हाँ, पास। लेकिन वो बस बड़ों ने कहा कि नहीं जाना है, तो उस हिसाब से। तो एक दिन मैं डिनर करने गई हुसैनाबाद, तो वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ऐसा लगा मेरा दम घुट गया बिल्कुल। हाँ। तो वो करीबी हॉस्पिटल ले गए मेरे हस्बैंड ना, मेमन। तो वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर सुल्तान। उन्होंने मेरी नर्व्स चेक की, मेरी हिस्ट्री ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको कोई कार्डिक इशू है? हाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कभी बुखार भी नहीं आता। हाँ। मीन्स तो वो कहने लगे नहीं आप ना एक ईको करवा लें। अच्छा। तो जब मैंने ईको करवाया तो बस ज़मीन और आसमान हिल गए कि मतलब 2 मेरी शरियानें लीक हो रही थी और मेरे हार्ट में जो है वो ब्लड हो रहा था, तो उससे दिल का साइज़ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बेबी भी दब रहा था। बस मुझसे पूरा दिल का साइज़ बढ़ रहा था और उसकी वजह से बेबी को पूरी जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने, मैंने घबरा गई। फिर मैंने दूसरी जगह से मशवरे किए ये वो, फिर हम लोग कार्डियो गए। तो उन्होंने ये कहा कि फौरी सर्जरी होगी आपकी। तो मैंने कहा सर्जरी, तो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने कहा आपको बेबी अबॉर्ट करना होगा। अल्लाह। मैंने कहा, सब घर वालों ने भी कहा। मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं करूँगी। मैंने अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो कोई मौजा भी हो सकता है, मैं बेबी अबॉर्ट नहीं करूँगी। मीन्स 4 महीने जैसे गुजरे, घर पे ऑक्सीजन वगैरह लगवा के कुछ भी करके, लेकिन 9 मंथ के स्टार्ट में एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो। तो मैं डॉक्टर के गई। आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा पहले मेरा बेबी हो जाए उसके बाद मैं करवाऊँगी। बहुत मुझे फोर्स किया, लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन जब मैं सुबह हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने कहा बेबी जो है वो एक्सपायर हो।
आपका बेबी एक्सपायर है, हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, आप लोग माइंड बना लें। अब जाहिर सी बात है, मुझे पता था कि मेरे साथ मसला है, तो हम लोगों ने एक माइंड भी बना लिया। ऑपरेशन हुआ, बेबी निकली, और जो है बेबी उन्होंने बता दिया था बेटी है, और उसमें वो रोई नहीं। और उस टाइम मैंने आंखें बंद की और मैंने अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा अगर ये मेरे नसीब में है तो मुझे मिलेगी, और नहीं है तो ये आपकी अमानत थी, आपके पास गई। और थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आए, मुझे आवाज़ आई क्योंकि मुझे बेहोश नहीं किया था, सुन किया था। उन्होंने क्या हुआ है यहाँ पे? उन्होंने बोला बेबी हुई है और जो है वो मुर्दा है। उन्होंने बोला दिखाओ। उन्होंने मुंह खोला, थोड़ा सा नब्ज़ वगैरह चेक की, और मेरी बेबी को 2 उंगलियों से यूँ उठा लिया, और मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैंने कहा ये मुर्दा बच्ची को क्या कर रहे हैं? और उन्होंने 2 उसको पीछे से कमर पे तेज़ी से पुश किए। इससे पहले कि मैं चीखती, मेरी बच्ची रो पड़ी। ओह माय गॉड। और मेरी बच्ची जब रोई है तो मीन्स पूरे ऑपरेशन थिएटर में तालियां बजने लगी कि मीन्स मुर्दा बच्ची ज़िंदा हो गई। और जैसे इस हाल में इसने सर्वाइव कर लिया। डॉक्टर ने कहा ये मरी नहीं थी, दरअसल इसको पंपिंग कम हो रही थी ब्लड की, तो उसने सांस घोट लिया था। आप लोग चेक किया अगर, मीन्स उन्होंने उसको फ़ौरन मशीन में भेजा क्योंकि बहुत वीक थी। और 1 हफ्ते बाद ही मेरा दिल का ऑपरेट हुआ और मेरे 2 वेल्व रिप्लेस हुए हुए, मेटल वेल्व लगे हुए। तो ये मौजा है मेरे लिए कि मेरी बच्ची जो है आज माशाल्लाह 14 साल की है, मेरे साथ है और माशाल्लाह। सारे काम करती है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं इसको भी हार्ट प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मैं चेकअप वगैरह करवाती हूँ उसके। तो ये कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये मौजा है कि उसके बाद तो मेरी वही बेटी मेरी ज़िंदगी है। आज 14 साल की हो गई है माशाल्लाह। तो इसको बस कहते हैं माँ, ये सही माँ की तशरीह है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं मीन्स बहुत फोर्स abort किया, नहीं लेकिन मैंने कहा जब अल्लाह है हाँ, तो मैं क्यों डॉक्टर्स पर यकीन और करूँ? क्या। अल्लाह देख रहा है ना, अगर मेरे नसीब में है तो मुझे मिलेगी। अल्लाह पे यकीन रखना ज़रूरी है। मौजे दुनिया में ही होते हैं। लिखी भी है ना, उसको कोई नहीं छीन सकता। निदा, हम किन कहते हैं ना, आप किस किस नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह के हम किस किस मौजज़े को झुटलाएंगे? हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, हमारा हार्ट बीट कैसे आ रही है, पंप कैसे हो रहा है, ये मौजा नहीं है। माँ के पेट में बच्चा कैसे, बच्चे के नेल्स बनते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, बच्चे के डीएनए में पता होता है कि वो कौन कौन से मैनरिज्म, कौन कौन सी शक्ल, आय का कलर, बालों का कलर लेके वो आएगा। ये मौजज़ात नहीं है क्या? किस किस चीज़ को हम वो करें? मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड भी करना चाहूँगी। आई थिंक दिस मैसेज वुड सर्व वेल टू पीपल। ज़रूरी चीज़ ये है, पहली चीज़ तो ये कि जैसे आप बता रही हैं ना, ये तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, तो जेनेटिक है, आपकी बेटी में आएगा, तो उससे बेहतर है नहीं, अभी तो नहीं है उसे, डॉक्टर कहते हैं को कराएं, कार्डियक हाँ किया है, मैंने करवाया है सब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब भी ख़वातीन डिलीवरी में हैं और अगर आप होश में हैं, अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, मतलब आपको क्या कहते हैं एपिड्यूरल दिया हुआ है, पर आप जाग रहे हैं, एंड इफ़ दे से दैट योर बेबी इज़ डेड, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स डॉक्टर्स मिस कर देते हैं ये चीज़। ये बड़ा की स्टेप है, ये तो हर बंदे को ये प्रोटोकॉल करना चाहिए डॉक्टर को, बट मदर्स शुड, माओ को चाहिए कि उसी वक्त डॉक्टर से कहें कि बच्चे को थ्रस्ट दें, जो उन्होंने उल्टा करके पीठ पे मारा। बस वो मेडिकल था, वो कहाँ से डॉक्टर आए मुझे नहीं पता। मेक्स द हार्ट बीट अगेन। यही है, लोग आज फरिश्ते बन के बिल्कुल अल्लाह ताला खुद बस, नहीं आते, नीचे अल्लाह ताला अपने बंदे भेजते हैं जो मिरेकल करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि यार ये कहाँ से आए। मैं तुम्हें कहा आए और चले गए, मैंने तुम्हें बोला हम ढूंढते रह गए उनको कि हम उन्हें कुछ पैसे दें या कुछ करें, वो हमें नजर ही नहीं आए कि वो आज 14 साल हुए मैं उस हॉस्पिटल में जाती हूँ कि मेरी उससे एक दफ़ा मुलाकात हो जाए डॉक्टर से। मेरे हस्बैंड से मिल चुके हैं लेकिन मुझसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। मीन्स मेरे लिए तो एक फरिश्ता ही है वो। बिल्कुल। और मैं उन्हें ढूंढती हूँ पर मुझसे मुलाकात नहीं होती उनकी। बस अल्लाह की तरफ से वो आए और उन्होंने। लेकिन निदा, ये चेन होती है, अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है ना, तो हमें हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें जहाँ जिसकी हेल्प करने का मौका मिले ना, वो पे बैक। हम कभी बोलते हैं ऐसे, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप एक सोचते हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है, क्या मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया था। अक्सर लोग ये कहते हैं यार देखो मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, ये एक पूरा सर्कल है, आपके साथ कोई और अच्छा करेगा। हाँ, आप उससे लॉ लगा के बैठे, उससे तवक्को रखे ही नहीं। बिल्कुल, अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए अच्छा नहीं करें। और ये एक साइकिल है। हाँ, इफ सम गुडनेस कम्स टू यू, मेक श्योर आप उसको आगे फैलाएं। बिल्कुल। तो ये एक फेवर बैंक है जो दुनिया में चलना चाहिए। हकीकत है, हकीकत। फेवर बैंक। 3 महीने तो ऐसा है कि मैं ऑपरेट के बाद बच्ची को ले भी नहीं सकी थी
क्योंकि मेरे हार्ट का ऑपरेट था, तो मैं अपनी जिठानी के, मेरे बच्चे नहीं थे, मैं उन्हें लिख कर दे के गई थी कि मैं नहीं आई तो मीन्स इसको आप रख लेना। लेकिन बस अल्लाह की कुदरत है कि मैं भी आप दोनों को इकट्ठे ही रख रहा था अल्लाह ताला ने, कि उसकी खुदाई थी। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? एंजियोग्राफी एंड ओपन हार्ट सर्जरी। ओह माय गॉड। अब ये फर्स्ट टाइम मैं ऑन एयर किसी प्रोग्राम में बता रही हूँ। मैंने कभी अपने यूट्यूब पे भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये 2 साल पुरानी बात है। कनाडा से जब मैं वापस आई तो 4 साल हो चुके हैं। जब मैं वापस आ रही थी तो उस वक्त मैंने सोचा कि जैसे हर साल एक पूरा फिज़िकल पूरा चेकअप होता है ना कि हर चीज़ का, वो वहाँ पर एवरी ईयर हर इंसान को करवाना होता है कहते हैं। तो वो मैंने उसे आई वेंट थ्रू एवरी टेस्ट एंड ऑल। तो मेरे हार्ट का जो है उसने कहा कि क्योंकि मेरी फैमिली में माय फादर पास्ड अवे विथ हार्ट फेलियर, तो हमारी फैमिली में थोड़ा सा हार्ट का इशू है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी हिस्ट्री में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो आप चेक करा लें, आप एक एंजियोग्राफी करा लें। ठीक है, तो मैंने कहा एंजियोग्राफी क्यों कराऊं मैं, इतना बड़ा टेस्ट जाके वो करें और अंदर सारी वो बंदा डरता है ना। तो मैंने कहा मुझे नहीं कराना। तो उसके इक्विवेलेंट एक कोई टेस्ट होता है, यू मस्ट नो दैट, वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक डाई डाली जाती है पूरी बॉडी के ब्लड में, फिर स्कैन में वो सारी तस्वीरें आती है, सीटी स्कैन करते हैं, आई डोंट नो। तो उसमें यहाँ पे भी होता है। हाँ, उसमें पता चलता है आपका कि आपकी कौन कौन सी वेन्स या आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ थ्रू हो रहा है ब्लड, कहाँ नहीं हो रहा। तो वो टेस्ट आ गया। अच्छा, वो मैंने जब अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ौरन से कॉल करते हैं ना जब अगर कोई ऐसी बात होती है ख़तरनाक, तो वहाँ से मुझे फ़ौरन से कॉल आई कि आप फ़ौरन इमीडिएटली आके मिलें। तो मैं जब वहाँ पे गई तो उसने मुझे 3 दवाएं मेरी शुरू कर दी। एक मेरी ब्लड थिनर, एक मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई, और एक मुझे उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर समझ कर उन्होंने मुझे दी लो ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स। अच्छा, अब मैंने क्योंकि मुझे पढ़ने की करने की बहुत आदत है, और मेरी 2 बहनें डॉक्टर भी हैं, जिसने एक ने तो कार्डियोलॉजी में सारा किया है। तो मैंने उनसे भी पूछा, उसने मुझे ये कहा कि तुम दोबारा एक सेकंड ओपिनियन ले लो, ठीक है। लेकिन मैंने हमारे पास वहाँ पर कनाडा में फ़ौरन से एक्सपर्ट से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक कि आपका कोई फैमिली डॉक्टर रिफ़र ना करे सब। तो उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि जब तक तुम कोई सेकंड ओपिनियन लो, तुम्हारी हार्ट की रिपोर्ट्स इतनी ख़राब आई हैं कि तुम फ़ौरन ये दवाएं शुरू करो। अच्छा, मैं वैसे ही दवाओं से डरने वाली इंसान हूँ, ठीक है, मैं नेचुरल चीज़ें ये वो उस पर यकीन रखती हूँ। मैंने वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट नहीं खाई, मैंने ब्लड थिनर नहीं खाया था, ठीक, और मैंने वो तीसरी जो दी थी मुझे, एक तो ब्लड प्रेशर की थी, कोलेस्ट्रॉल की। मैंने ये सुना था अगर ये कोलेस्ट्रॉल और आपने हाई ब्लड प्रेशर की चीज़ें अगर एक दफ़ा शुरू की तो आपको यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये मुझे मैंने भी एक मिथ है, ठीक है, मुझे ये डर था। तो मैंने सोचा था मैं जब तक कि सेकेंड ओपिनियन लूँगी मैं ये चीज़ें शुरू नहीं करूँगी। एनीवेज, उसके बाद मुझे डॉक्टर से कॉल आई कि आप एंजियोग्राफी के लिए आएँ, ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर जब गई, पूरा साल मैंने दवाई नहीं खाई, ठीक है, और मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं है, मेरा अल्लाह पे इतना यकीन था मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब दूसरे साल जब कनाडा गई तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुमने बहुत बद एहतियाती की है, अब तुम आओ, तुम्हारी कंडीशन और भी ख़राब हो गई होगी, अब तुम्हारा एंजियोग्राफी होनी है, हम चेक करेंगे। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कहा, मैं वैसे बड़ी आई एम वेरी माशाल्लाह से ब्रेव, मैंने अपने बेटे को कहा, और मैं अकेली गई थी, मेरे हस्बैंड तो यहीं पे थे। तो मेरे बेटे ने मुझे वहाँ हॉस्पिटल में ड्रॉप किया। मैंने सोचा तुम जाओ जॉब पर, तुम्हारी जॉब है, तुम आराम से जाके काम करो, जब मेरी एंजियोग्राफी हो जाएगी, जाग जाऊँगी, होश आ जाएगा, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, मुझे ले जाना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं रुक जाता हूँ मामा। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं हर चीज़ को बड़ा वो लेती हूँ। अच्छा, मैं जब लेटी वहाँ पर तो मुझे मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसने आके कहा कि मिस योर रिपोर्ट्स आर वेरी बहुत बुरी आई हैं, एंड अगर प्रोसीजर के दौरान इफ़ यू थिंक दैट योर you have multiple blockages, then we'll go for open heart surgery. अच्छा, मैं ओपन हार्ट सर्जरी हमारे लिए तो बहुत एक बड़ी चीज़ है ना भाई, ओपन हार्ट को खोलना सब। मैं ऐसी परेशान हो गई, लेकिन उस वक्त भी मेरा अल्लाह पे बहुत पक्का ईमान था ना। मैंने कहा कि डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन, कहता है कि नहीं। मैंने कहा देन गो फॉर इट। मुझे साइन कराई, कंसेंट साइन की, कोई और तो था नहीं, मैंने खुद साइन किया कि कुछ हो गया अगर तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उसके बाद जो मैंने दुआएं पढ़ के मैं लेटी हूँ उस यकीन के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा। और आप यकीन करो निदा, जब मैं जागी मुझे ये लगा कि जब आप एनेस्थीसिया के बाद जागते हैं तो आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा, आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो होश में होते नहीं हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा मेरी सर्जरी हो गई, तो वो हंसने लगा।
कहता है नहीं। तो मैंने कहा तो कोई स्टेंट्स लगे, कोई ब्लॉकेजेस, अगर इतने सारे ब्लॉकेजेस आए थे, मैंने तो ये सोच ही लिया था ना स्टेंट्स तो लगेंगे ही, इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं। तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो तुम्हारी रिपोर्ट फॉल्स रिपोर्ट आ गई थी। बहुत रेयर होता है कभी कि ये जो डाई डालते हैं ना उसमें ये होता है कि कभी डाई जो है वो हमें फॉल्स सिग्नल दे रही होती। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि हम खुद अपनी नेकेड आई से देखें तुम्हारे अंदर डाल के सारा कि ये ब्लॉकेजेस तो नहीं है, तुम्हें कोई ब्लॉकेज नहीं है, यू आर फाइन। मैंने कहा तो मुझे ये 3 जो दवाएं लिख के दी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं खाओ ये दवाएं। अब जो पहले वाले डॉक्टर ने दिया उसने तो मुझे अपनी मेरी रिपोर्ट के बेस पे दवाएं दी, ही वॉज राइट, ठीक है। जो दूसरा, क्योंकि मुझे अब इतना ईमान था, यकीन था, मैंने कहा नहीं मैं सेकंड ओपिनियन लूंगी, मैं नहीं खाऊंगी ये दवाएं। पता नहीं मैंने गलत किया सही किया, आई डोंट नो। लेकिन ये कि उस वक्त जब उसने मुझे बताया ना, मुझे लगा कि वाकई में मुझे ये लाइफ जो है ना किसी के सदके में मिली है। आई मीन कि बच्चे की वजह से कोई अच्छा कोई काम किया होगा, या मुझे दुनिया में मुझे कोई और बेहतर काम करने के लिए अल्लाह ने अभी और दी है, टाइम दिया है। तो दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी। अल्लाह, मुझे आज क्या क्या सुनने को मिल रहा है। सुबह सुबह तुम लोग छुपे रुस्तम छुपा के बैठे थे, कभी हम लोग इतनी इस तरह बातें इस तरह करते हैं, कभी ये वाली बातें हमने की नहीं है। और मतलब वो इतना यकीन के साथ उसने मुझसे फॉर्म साइन कराई कि तुम्हारी रिपोर्ट बहुत खराब आई है। या अल्लाह, हर कुछ हमारे साथ हो चुके हैं, हर टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। मतलब मैं उन रेयर लोगों में से थी जो शायद थाउजेंड्स में किसी की रिपोर्ट आती होगी ना हालत, उनमें से मैं, मुझे अल्लाह ने चुना। देखो जरा बड़ा ही क्या है माय ऑपरेशन। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मिरेकल हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो नॉर्मल साइकिल जो मेरी चल रही होती है, वो साइकिल जब चली तो मेरी ब्लीडिंग है ना बंद नहीं हुई निदा, और वो महीने तक चलती रही। महीने के बाद चलती रही प्रेगनेंसी में। मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो प्रेगनेंसी तो मेरे ट्यूब में जाके उसने कंसीव हो गई ना। तो मैं नॉर्मल थी कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी, मुझे तो अलार्म ही नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ सिम्टम्स हो या कोई चीज़ हो। और मेरी जो साइकिल थी वो मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, और वो मुझे महीने तक चली, और बैक टू बैक मेरे शोज़ थे, मेरी ट्रैवलिंग थी, और मैंने उसमें तवज्जो ही नहीं दी। मुझे अचानक से लगा कि नहीं यार, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरा शो था और मुझे ट्रैवलिंग करनी थी फिर लाहौर के लिए 3 दिन के लिए। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं चली जाती हूँ अपने नज़दीक वहाँ साउथ सिटी पे, और मैंने बोला मैं जाके डॉक्टर को दिखाती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दें और मैं बाद में आके प्रॉपर चेकअप करवाऊँगी, बट मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं मॉर्निंग शो करके और मैं वही गेटअप में और मैं डॉक्टर के पास गई, और उनको मैंने बोला कि उसने बोला अच्छा तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं जाके बैठ गई, वो इतना रश था अल्ट्रासाउंड, और मेरा रिहर्सल का टाइम था 3 बजे, मुझे रिहर्सल पे पहुंचना था, वहाँ मेरा सब इंतज़ार कर रहे थे। बीच में एक गैप मिला था, तो मैंने बोला मैं जाके अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। मैं कहूँ यार टाइम इतना हो रहा है, मुझे ना अल्ट्रासाउंड है ना मैं छोड़ देती हूँ, मैं 3 दिन के बाद आके करवाऊँगी। तो मैंने वो जो डॉक्टर बैठी हुई थी अल्ट्रासाउंड में, जो रिसेप्शन पे थी, मैंने उनको बोला कि अच्छा, वो मुझे जानती थी, मैंने यार मैं अब 3 दिन के बाद आऊँगी, बहुत रश हो रहा है, मैं जा रही हूँ। निदा मुझे नहीं पता कि मुझे पीछे से किसने पकड़ा है, कोई आया और मुझे पकड़ के उन्होंने मुझे जाके अल्ट्रासाउंड वाले रूम में बिठा दिया। कोई आई खातून और उन्होंने बोला कि आजा आजा आपकी टर्न आई है। वो नहीं थी रिसेप्शनिस्ट, कोई और था। मैंने आपकी टर्न आ गई, वो अंदर कमरे में बिठा के मुझे चली गई। और मैंने बोला कि इतना रश में मेरी टर्न कैसे आ गई। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, वहीं डॉक्टर ने कॉल की कि इमरजेंसी, मेरे पूरे पेट में जहर फैला हुआ था, वो रप्चर हो चुकी थी, मेरी जो ट्यूब थी वो रप्चर थी। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है, इसमें जान भी जा सकती है, पता है। डॉक्टर ने मेरे मियाँ को बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, यानी कि ये जिंदा कैसे है, ये अपने पाँव पे खड़ी कैसे है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है जो ये खड़ी हुई अपने पाँव में। तो हम ट्राई करेंगे बट ये बचेगी नहीं। हाय बाप, तुम तो बहुत कीमती औरत हो। सर्जरी हुई थी इतनी दफ़ा बची है ये। हाँ, मेरी 1.5 घंटे की 1.5 पौने 2 घंटे की सर्जरी हुई थी। वो ट्यूब मेरी रप्चर हो चुकी थी और मैं घूम रही थी उसमें। अल्लाह मियां, ये और क्या? मैं तो बिल्कुल कांपने लगी ना, शिवरिंग होने लग गई, डर गई। डॉक्टर मुंह पे बोल रही है यार मरने वाला है, तो मुंह पे तो नहीं बोलो कि मरने वाला है। और मैं ब्लू हो गई और मैंने मुझे लारेब को तो दिखा दो, मुझे लारेब को तो दिखा दो, मुझे मैं उससे मिल तो लूँ। मेरे मियाँ ने बोला तुम आओगी वापस ऑपरेशन थिएटर से, कोई नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, बकवास कर रहे हैं ये लोग, हिम्मत करके जाओ। है तो कोई मगर सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी कि पर देखो आप कैसे, मतलब आप डॉक्टर के पास गई, ये सारी चीजें हैं, फिर लाइन लगी हुई है,
और मुझे कॉल्स आ रही थी, तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने कॉल उठा के बोला कि भाई वो तो ऑपरेशन थिएटर में है, वो नहीं आ सकती। मुझे विनी कॉल कर रही थी, ईरज कॉल कर रही थी कि कहाँ रह गई ये। तो यही ना, कभी कभार हम अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत गलत बात है। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मौजज़ात, ओह माय गॉड। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब पता नहीं आप लोगों को हमारा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मुझे बड़ा आज मजा आ रहा है। एक दूसरे के हम जो ब्रेक में बातें करते हैं ना, इतनी इंटरेस्टिंग बातें, तो वो एक पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है ना। आप जिस टॉपिक को लेके बात कर रहे होते हैं तो ब्रेक में भी आप उसी के ऊपर ही रह रहे होते हैं। तो ये मिरेकल्स ऑफ, मुझे लगता है कि ये इन मिरेकल्स, इन मौजज़ात की वजह से ही जिंदगी में वो रंग है ना, नहीं तो सिर्फ एक चीज, एक दुख देखिए, एक उम्मीद तो है ना हमें। हम सोचते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला है, देयर इज समवन जो मिरेकल्स कर सकता है, जो पूरी कायनात को यही तो हमें चला रहा है। हमें उम्मीद ही तो चलाती है। बिल्कुल। तो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं सकीना, और सकीना की ज़िंदगी में क्या मिरेकल हुए? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। दिस इज़ अबाउट 2007। अच्छा। तो 2007 में मुझे यकीन हो चला कि वो मिरेकल होते हैं और खुदा है मौजूद। ऊपर आपकी होप जहाँ ख़त्म होती है वहाँ सब कुछ अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं एक जगह रहती थी और वो फ्लैट्स थे। अच्छा। और आपको पता है फ्लैट्स सेफ़ नहीं होते हैं, कहीं कुछ भी, कराची में तो आजकल कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो बैंक में लॉकर में रखवा देनी चाहिए। अच्छा। उसके अंदर मैं बताती चलूँ कि मेरे जो जितनी भी सेविंग थी, जो मुझे ससुराल से गोल्ड मिला था, जो मैके से गोल्ड मिला था, मेरी शादी को कुछ अरसा हो चुका, तो वो जो मैंने जमा किया था शौहर से गिफ्ट ले के, और अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, गाड़ी के पेपर्स, सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने जाके वो लॉकर में, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी बैल्कनी से नज़र आता था वो। और 2007 में हालात इस कदर खराब हो गए। बैंक आपके बिल्कुल सामने ही था? बिल्कुल सामने था। अच्छा। बैंक का नाम मैं नहीं ले सकती, उसके लॉकर थे। अच्छा। तो आई कैन सी, तसल्ली थी कि अगर कोई चुराने आया तो सामने ही बैंक चल जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब मैं बहुत सेफ फील करती। सुबह उठ के मैं देखती थी कि यार मुझे नज़र आ रहा है मेरा बैंक इज सेफ। तो इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 2007 में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कराची के, और इस कदर ख़राब हो गए कि किसी को किसी की खबर नहीं थी, कुछ कत्लो गारत जो भी हो रहा था। और उसके बाद हमारे सामने न्यूज़ ये आ रही थी कि वो बैंक जो है वो ATM मशीन तोड़ के जो है वो पैसे निकाले जा रहे। यही कुछ हुआ। कुछ हमारी बिल्डिंग के अंदर कुछ शरपसंद गुजर गए जिन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ी। हम लोगों के और दिल बंद हो गए कि ऊपर ना आ जाए। फिर कुछ देर बाद न्यूज़, जैसे जैसे हालात और न्यूज़ फैलती गई, तो वो हालात इतने ख़राब हो गए कि मैंने देखा बैंक में वो जो हमारी, मैंने आपको बताया कि मेरी बैल्कनी से मैं देख सकती थी, तो मेरी पहली जो थी मेरी सेविंग पे जाएगी ना, कि भाई मैं अपनी सेविंग देखूंगी क्या है। पहले मैं अपने घर को देखूंगी। अपनी गाड़ी नीचे खड़ी थी, वो टूट चुकी थी, उन्होंने वो तोड़ी उसको। फिर उसके बाद वो हम देख रहे थे, उसी पे अब अफसोस कर रहे थे, तो सामने पता चला कि वो भाई वो बैंक लॉकर्स जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहे। ATM तोड़ने के बाद जो है वो लॉकर्स की तरफ बढ़ रहे। आप सोचिए मेरी क्या सिचुएशन हुई होगी उस वक्त। और आप बैल्कनी से देख रही हैं। मेरी सारी जिंदगी भर की जो सेविंग है वो जाती हुई नजर आ रही थी। और मैं अपने आप को फील कर रही थी कि मैंने जो कुछ अपने घर वालों से लिया, अपने मैके से लिया, जो ससुराल से लिया, शौहर से लड़ के बनवाया, वो सब मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। लाइक अभी मैं तो इतनी भी सेव नहीं थी कि मैं कराची में जो है बैठ के ये रिंग एक हम सोने की पहन के चले जाए, तो वो तक मैंने रखाई हुई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग उसी बैंक में था, लॉकर में। इसके बाद जो है वो तोड़ते हुए चले गए वो सारे, और कुछ देर में न्यूज़ आ गई कि उन्होंने तो सारे लॉकर्स तोड़ लिए। अब मैं अबाउट टू फेंट, मतलब मुझे ऐसा था कि सब कुछ खत्म हो गया। समझ सकते हैं आप एक औरत हैं कि किस तरह हालात हुए होंगे। इसके बाद जो है वो हम उस वक्त तो हम चुप हो गए, रो धो के, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि मैं नीचे जाती और देखते हम लोग कि क्या हो रहा था। इसके बाद एक आध दिन बाद न्यूज़ आई कि सारे लॉकर्स ख़राब हो गए। अब आप नेक्स्ट डे आएँ और हम आपको बताएंगे कि भाई जो क्योंकि जो उसका इंश्योरेंस मिलती है ना, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा 1 CR का जो कुछ सामान है, तो उसके बदले आपको 5 मिल जाएंगे, 5 lakhs मिल जाएंगे, दैट्स इट। मगर बाकी चीज़ तो मेरी चली गई ना। बिल्कुल। हम उस उम्मीद पे थे कि भाई वो कुछ बताएंगे तो चलो जो हमारे हाथ में आ जाए हम खड़े हो गए। उसके अंदर जो हम वहाँ गए तो बेतहाशा रश था वहाँ पे। औरतें जो है वो बिल्कुल ही, एक तो खातून जिन्होंने अपने जहेज का सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ था वो सब चला गया उनका। फिर इसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा एक लॉकर सेफ है, और जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नाम लेना शुरू किया, वो लॉकर जो था वो मेरा था। वो एक लॉकर जो बचा था, इधर उधर सारे लॉकर्स जो थे
आप मेरी हालत इस वक्त भी देख सकती हैं, मैं बहुत वो हूँ कि भाई वो चीज़ जो है वो लॉकर मेरा था। तो वो मेरी उस वक्त सिचुएशन आप नहीं समझ, मैं अगेन वो खुशी के मारे फेंट हो गई। मैंने कहा पहले गम से हो रही थी ना, मैं पहले फेंट हुई थी दुख के मारे, और मैंने कहा नहीं, मेरे कल्स होते हैं और यही होता है। और मुझे सारी चीज़ यकीन करें, मैंने वो जाके देखा उसी ज़माने में, जिस ज़माने की ये बात करी, मैं उस इंसिडेंट का नाम ही ले सकती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट। मेरे मियाँ के कज़न की नई शादी हुई थी, और उसकी जो बेगम थी उसको नया जेवर मिला था, और उसने कहा था मैं जितनी दावतें होंगी, उसको बहुत शौक था जेवर पहनने का, मैं जितनी दावतें होंगी मैं उसमें सब में पहनूंगी। और बेचारी का सब, वो हैदराबाद में थे, वो हैदराबाद का बैंक का लॉकर था, वो सब ख़त्म उसका। लेकिन निदा पता है क्या चीज़ है, अगर कोई पैसा, कोई ऐसी चीज़ चली जाती है ना, उस पर ये ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी जान बच गई। मेरी नंद के बेटे को शूट कर दिया गया था उसी दौर में, जहाँ पर लोगों को भी बहुत मारा जाता था। तो आप सोचें, उसका बच्चा तो गया, उसकी फैमिली थी, उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी थी। आप सोच सकते हैं कि अगर घर का इस तरह से कोई फर्ज चला जाए तो पीछे बच्चों का, बीवी का क्या हाल होगा। तो आनी जानी चीज़ है ये, तो भाई बस ये चीज़ है कि मैं तो कहती हूँ हर वक्त अगर आप सेहतमंद हैं तो हर दम शुक्राने की नफल करें, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। ये हेल्थ है आपकी तो आप कमा भी लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, सरवाइव भी कर लेंगे, मुकाबला भी कर लेंगे बुरे वक्तों का, लेकिन जब आपकी जान ही नहीं है, आप बिस्तर से उठ ही नहीं सकते, तो आप क्या करें। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी दौलत तो ये है। बिल्कुल। और वो हम कहते हैं ना कि पता नहीं कौन मुझे समझा रहा था, या क्या मुझे याद नहीं आ रहा कौन शो पे बात कर रहा था, या वैसे ही कि ये हम ब्लेस्ड समझते हैं उन लोगों को जिनके पास पैसा है। ऐसा नहीं है, इसके पास सेहत ब्लेस्ड वो लोग हैं जिनके पास सेहत है, जिनके पास फैमिली है, जिनके सब प्यारे उनके पास। एक मैंने बड़ी मजे की रील देखी कि वो बता रहे थे कि जब हम 30s में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास घर हो, ठीक है, अपना घर हो, जो नई शादी होती है। फिर हम 40s में आते हैं तो उसको हम सजाते हैं, बनाते हैं कि उसके बाद फिर जब सज जाएगा तो हम अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे सब। जब हम 50s में आते हैं तो ये होता है, 60s में जब आखिर में हर चीज़ हमारे पास मिल जाती है तो हमारे पास सेहत नहीं होती, क्योंकि हमने अपने घर, अपने पैसे, अपनी इन चीज़ों में इतनी एनर्जी अपनी सर्व की हुई होती है कि हम अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर। और जब आपके पास सब चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है। सो लिव इन द मोमेंट बेसिकली, exactly. लिव इन द मोमेंट। किटन, बिल्ली के बच्चा, बिल्ली के बच्चे की क्या हुआ था 2.5 years पहले ना, मेरी जो बड़ी कैट है, मदर कैट, उसके 6 बेबीज़ हुए थे 1 लीटर में। तो 5 हेल्दी थे, एक जो था ना वो बहुत ही छोटी सी थी बिल्कुल, मतलब अगर बाकी बच्चों का साइज़ इतना था ना पैदाइश के वक्त, तो वो इतनी सी थी। और इनिशियली तो मुझे, मेरे भाई को लगा कि शी वुडंट मेक इट, बट शी वॉज़ वेरी रेजिलियंट। तो छोटी सी थी लेकिन वो तेज़ थी माशाल्लाह। तो बिकॉज ऑफ हर साइज़ एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि किटन्स के तो है कि थोड़े देर से बाद जब चलना शुरू करते हैं ना, हर जगह घुसते हैं, छुपते हैं और ये वो। तो मामा और शहीर हमारी ज़मीनों पे गए हुए थे मुस्ताजरियाँ कलेक्ट करने हमारी, क्योंकि कपास लगती है तो हर साल जाना होता है। आई वॉज़ अलोन एट होम और सर्दियाँ थी, तो मैंने सारे बेबीज़ को ना एक छोटी सी बास्केट में रखा हुआ था कुशन बिछा के। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि कब, उसका नाम भी हमने छोटी रख दिया था किटन का, क्योंकि थी छोटी सी। मुझे नहीं आइडिया हुआ छोटी कब निकली है बास्केट से और आई है। खैर मैं ना अपने टिप टोस पे बैठ के गैस वाला हीटर ऑन करी थी, वो पता नहीं किस तरह आई है, मैं टिप टोस पे थी ना, वो मेरे हील के नीचे बैठ गई, एंड आई वाज वेयरिंग स्नीकर्स, और वो लाड में ना जुड़ती थी, साथ साथ बैठती थी। जब मैंने हीटर ऑन किया, मैं खड़ी हुई ना, आई क्रश्ड हर बेसिकली, बिकॉज शी वाज अंडर माय फुट। और ऐसी स्क्वेल्चिंग सी साउंड नहीं आती करके, मुझे पता नहीं उस वक्त समझ आ गई कि ये छोटी थी और ये क्रश हो गई मेरे नीचे। एंड आई एम अ बिग टॉल पर्सन, मतलब उस वक्त मेरा वेट मस्ट हैव बीन 72-73 kg, तो थोड़ी बल्कि भी हो रही थी उन दिनों। तो ना मेरा दिल बस ऐसा, जैसे दिल भारी हो के ऐसे नीचे नहीं फील हो रहा था, इट्स लाइक द होल, आई डोंट नो, आपकी पूरी बॉडी कोर से हिल जाती है। क्योंकि मैं इतना, मतलब मैं वैसे भी एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, मैं बहुत मोहब्बत, और छोटी से ज़्यादा थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, उसकी हम केयर ज़्यादा करते थे। मैंने जब पैर हटाया ना तो बिल्कुल पिचक गई थी वो, और उसके मुंह से ना खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब खून ही खून था, और वो शी वाज लाइक रिगर्जिटेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। तो जो मेरी कैट थी मिन्ना, मदर कैट, वो आई और वो उसका ब्लड साफ करी, उसको मुंह में उठाया तो बिल्कुल वो लिजबिजी सी नहीं हो जाते, मतलब ऑलमोस्ट गॉन, एंड शी वाज फ्लैट, लाइक हर रिब केज वाज ब्रोकन साइडवेज। मैं पीछे, मैं पता नहीं, समझ नहीं, मैं गिरी पीछे बिकॉज आई वाज पैनिकिंग अ लॉट,
और मैं बस चिल्लाना शुरू हो गई, मैं अकेली थी, मैं कहती थी अल्लाह मैं इसको ज़िंदगी दे दे, अगर ये मर गई ना तो सॉरी ट्रिगर वार्निंग, मैं कहती थी मैं खुद को मार दूंगी, मैं नहीं जी सकती इस गिल्ट के साथ कि मैंने बिल्ली का बच्चा मार दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है जानवरों से और बिल्लियों से तो कुछ ज़्यादा ही। और मैं चीखे मारी और मैं बहुत पैनिक में, तो हमारी जो ऊपर रहती हैं बाजी, उनकी फिर फ़ौरन कॉल आई, कहने लगी क्या हुआ, सब खैरियत है ना, अम्मी वगैरह ठीक हैं, जो उनको लगा कुछ हो तो नहीं गया उधर। और मुझसे बोला ही नहीं गया, मुझे उनसे भी चिड़ होनी स्टार्ट हो गई और मैंने ना फ़ोन बंद कर दिया और मैं बस चीख के अल्लाह में से कह रही हूँ अल्लाह में प्लीज़ इसको ज़िंदगी दे दें, मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। और आप सोचें वो पड़ी हुई मेरी बिल्ली ना मुझे देख रही है इस तरह करके कन्फ्यूजन में कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, और उसको खून साफ़ करी बार बार ज़मीन से, और मैं रोती रही एंड मैं नीचे मुँह करके ना मतलब ऐसे करके फीटल पोजीशन में बैठी हुई थी सोफ़े के साथ और मैं रोए जा रही थी चीखे मार के। आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स हुए होंगे। 10 मिनट्स के बाद हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी मियाऊं की, जैसे छोटे बच्चे किटन की होती है, और वो चलती हुई आई है, चारों पैरों पे आई है, मेरे बाकायदा मेरी पैंट्स पहनी थी, पैंट्स चढ़ी है, आके सो गई यहाँ पे। आई डोंट नो, दैट वाज अ मिरेकल। बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ क्रश्ड किटन टू मेक इट, जो कि मैल नरिश्ड हो। अगले दिन मैं वेट के पास लेके गई तो उसने कहा कुछ भी नहीं है, बस हाँ इंटरनल थोड़ी सी ब्रूजिंग हुई है, उसके बालों के नीचे मतलब फर के नीचे थोड़ी सी ब्रूजिंग थी, बाकी कहते हैं रिप केज को हाथ वगैरह लगा, कहते हैं सब कुछ ठीक ही तो है। बहनी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, गाड़ी क्रश्ड हो गई, कुछ नहीं हुआ, बिल्ली क्रश्ड हो गई, मैं बता नहीं सकती, ये क्या तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया है भाई। मैंने अपनी दोस्त को रात का 1-1:30 बजा था, मैंने अपनी दोस्त को उस वक्त कॉल की, मैंने कहा बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ भी हो तुम्हें पता होना चाहिए मैंने क्या फैसला क्यों किया, और वो इतनी परेशान, वो बड़ी मुझसे बड़े दूर रहती थी, तो वो मुझे फ़ोन पे कह रही है कि कुछ नहीं होता, देखो अल्लाह ज़िंदगी देता है, तुमसे तो एक्सीडेंट हुआ है, वो मुझे समझा रही थी। और मैं कह रही थी बस ये अगर मर गई ना मेरे से, अगर मेरे पैर के नीचे आके मर गई तो बस मैं भी गई, लेकिन अल्लाह ने उसको गिल्ट, और वो होता है ना गिल्ट होता है कि खुद मतलब बहुत सारे लोगों से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और उस गलती की वजह से वो पूरी जिंदगी अपनी गिल्ट में रहते हैं। मैं तो यार इंसान है ना, गलती हो जाती है। जब मेरा मजाक उड़ाती है मेरी मामा, मैं छिपकली भी नहीं मारती घर में, मैं कहती हूँ ये भी तो मच्छर ही खा रही है ना डेंगू वाले, तो मैं छिपकली को भी हाथ में उठाती हूँ, बाहर गमले में छोड़ाती हूँ, मारती नहीं हूँ। मेरी मामा कहती है ये पागल है, हाँ कहती है मेरे करीब ना हो, जाओ जाके डिसइंफेक्ट करो, हाथ धो। तो मैं कहती हूँ देखें नेचर इज़ ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई रोल है इस पूरे सिस्टम में, तो वो छिपकली भी जरूरी है। ऐसे वो मकरू है आपके घर में आजे मार दे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अब ये मत कहना छिपकली मारना छोड़ दो, मच्छर मक्खियाँ खाती है। नहीं मलेशिया में वो था, लोगों ने छिपकलियाँ बहुत मारनी शुरू कर दी थी, तो वहाँ पे जो डेंगू वगैरह हाँ फैलना शुरू हो गए थे। छिपकली भी इकोसिस्टम में जरूरी है, तो मैं नहीं मारती, आप मार सकते, मैं नहीं मारती। हाँ गुड। माय मॉम्स फ्यूनरल गुस्ल, ये चंद साल पहले की बात है, 5 साल पहले, 5 साल नहीं अब तो 10 साल हो गए, ये कल की बात लगती है। एनीवेज कनाडा में मेरी मदर की जब डेथ हुई तो उस दिन जनवरी 2 जनवरी और तूफ़ान आया हुआ था, बिल्कुल बर्फ़ का जो है ना, मतलब कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप आंखें खोलते हो, आप आँख में नहीं खोल सकते, आप जब बाहर निकलते हैं ना उड़ रही होती है ब्लेजर्स। तो उस दिन जब डेथ हुई उनकी तो मुझे ये था कि मेरी अम्मी को जल्द अज जल्द सारा करके और दफना दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं दफनाया जा सकता। हमें कॉल आई मस्जिद से कि क्योंकि आज तूफ़ान आया हुआ है तो कोई भी गुस्ल देने के लिए कोई भी वॉलंटियर नहीं है, तो जब तक कि कोई एक वॉलंटियर होता है तो वो हमें बताता है ना, गुस्ल के भी कुछ आदाब होते हैं, हर कोई नहीं दे सकता, वो पूरा समझाते हैं, बताते हैं कि आपको इस तरह से करना है, ये करना है। अब मैं इतनी परेशान और बस वही अल्लाह पे यकीन, ईमान, जो एक फ़ेथ होता है ना कि बस हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि अल्लाह में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कि अगर मैं उससे कोई चीज़ मांगती हूँ ना दिल से तो वो मेरी सुनता है एटलीस्ट। अगर मुझे नहीं मिलता तो इस चीज़ पे भी मैं यकीन रखती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर मसलियत होगी, तो वो आप बिल्कुल अपने अंदर काम हो जाते हो उस चीज़ से। तो मैंने अल्लाह से कहा कि नहीं, मुझे कोई भी अल्लाह मियां हेल्प भेजो, मुझे मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी को कोल्ड स्टोरेज में ना रखा जाए। आई डोंट नो, समहाउ मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि उनको कोल्ड स्टोरेज में ना रखा जाए, और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी, मेरे एक भाई, बाकी सारे बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान में, और मैं सबसे छोटी अपने भाई बहनों में। और मैं दुआ किए जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, दुआ किए जा रही हूँ, अल्लाह मियां कोई ना कोई तुम फरिश्ता भेजो, जो वो कहते हैं ना फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते आते हैं, कोई हेल्प आपके लिए ज़रूर
कहीं ना कहीं से जनरेट होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगेन निदा ज़रूर मैं कहूँगी कि आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते ना, तो आपके साथ अच्छा होता है। ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मतलब दानिस्ता ना दानिस्ता वो तो अलग, किसी का दिल दुख जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। तो एनीवेज़ तो वहाँ पर जो है वो मेरी एक भाई की पड़ोसन थी, उसने मुझे कहा कि देखो अगर तुम चाह रही हो, अच्छा मुझे मस्जिद वालों ने कहा कि आप अगर ख़ुद से देना चाहें 2-3 वॉलंटियर अगर आप इकट्ठे कर लें तो फिर कुछ हम आपको कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो मेरी भाई की पड़ोसन ने कहा कि चलो मैंने एक दफ़ा किसी को गुस्ल दिया है, मुझे थोड़ा बहुत आता है ये सब, तो तुम चलो मेरे साथ, तुम तो वैसे बेटी हो। हम दोनों गए वहाँ पर, और वहाँ पर हम परेशान कि हम करेंगे क्या, ठीक है, हम हिम्मत तो करके आ गए, लेकिन और जल्द अज जल्द वो ज़ोहर की वो भी हो रही थी, नमाज भी हो रही थी। वहाँ पर एक खातून आई, अपना वो उतारा उन्होंने हिजाब आके, और उसने कहा कि क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई है, ये वो। मैंने कहा मेरी मदर की है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, वो हेड उनकी थी, जो वॉलंटियर्स जो गुस्ल देते हैं ना, उनकी हेड थी। तो मैंने उससे ऐसे ही सवाल किया, मैंने कहा आज तो कोई घर से भी बाहर नहीं निकल रहा, आप कैसे आ गए इतनी तूफ़ान में? कहने लगी पता नहीं बेटा, मुझे क्यों लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आप रोज़ जाती हैं, लेकिन आज बहुत ख़तरनाक तूफ़ान है, आप प्लीज़ बाहर ना निकलें, ऐसे ट्रैफिक भी बहुत, क्योंकि गाड़ी भी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब होते हैं, आप प्लीज़ आज ना जाएं। कहती मैंने कहा नहीं बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरी किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे प्लीज़ जाने दो। कहती मैंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती छोड़ के आज मैं आई हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा लगता है मैंने जो दुआएँ की थी ना, अल्लाह ताला के पास पहुँची और उसने आपके दिल में डाला आप आएँ। तो वो आके उसने सारा फटाफट से उसने हमें गाइड किया, सब कुछ किया, सब काम हो गया। तो इस तरह से जो हम कहते हैं ना, किसी के वसीले के थ्रू कोई काम होता है, अगर आप होना होता है, हाँ। तो अगर आप सच्चे दिल से मांगे दुआ, बिल्कुल, तो दुआएं कबूल होती हैं। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद देखते रहिए इन्हीं मौज़ात की कहानियाँ, रियल कहानियाँ जो हम सबकी ज़िंदगियों में कभी ना कभी हुई होती हैं। अभी मुझे पता है प्रोग्राम देखते हुए आपको भी याद आ रहा होगा, अरे हमारे साथ ये हुआ है, अरे हमारे साथ ये हुआ है। तो सबकी ज़िंदगी मौज़ात से भरे पड़े हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो हम आपको मौज़ात के बारे में बता रहे हैं जो अलग अलग हमारी ज़िंदगियों के फेजेस में हुए हैं, लेकिन ये भी भाई एक मौज़ा ही है। अगर किसी को ज़रूरत है 50 लाख की और किसको ज़रूरत नहीं होगी, तो आप जीत सकते हैं। जीतो 50 लाख। लकी ड्रॉ का सीज़न 4 सीज़न 4 शुरू होने जा रहा है एक्चुअली 29 दिसंबर को गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, जिसमें 50 लाख तक के लकी ड्रॉज में आप शामिल हो सकते हैं। और कैसे होंगे वो? ऐसे होंगे कि आपको गोल्ड बुक कराना होगा। स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आपने गोल्ड बुक कराया तो आपका नाम ऑटोमेटिकली लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा और आप जीत सकेंगे 50 लाख तक के प्राइस। वाह, ज़बरदस्त। तो हम मौज़ात सुन रहे हैं कि भाई आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। डॉक्टर सना भी हमसे कुछ शेयर करना चाह डॉक्टर सबा। डॉक्टर सबा, अच्छा कैसी हैं आप? ठीक आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, सीन ऐसा है कि बेसिकली जब हम टीन एज में होते हैं ना, तो वी डू मैनी मिस्टेक्स, ठीक है, और हम लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, बगावत भी कर जाते हैं अपनों से। बिल्कुल। तो आई डू सेम थिंग। अच्छा, स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज में थी, नया नया फेसबुक आया था, नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और देन आई स्टार्ट चैटिंग विद समवन। ओके। और उसने मुझे इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं अपनी फैमिली के टोटली एंटी हो गई इस टाइम पे, कि मुझे जो है ना नहीं सुननी। मेरे माँ बाप समझा रहे हैं बेटा नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, वो मुझे कुछ अमाउंट दे रहे हैं। आई स्टार्ट डूइंग जॉब इन अ स्कूल व्हेन आई एम इन अ कॉलेज। तो अब जो भी मेरे पास पैसे आ रहे मैं टोटली उस पर लगा रही बेवकूफ़ बन के। बहुत सारी बच्चियाँ ये करती हैं गलतियाँ। हाँ करती हैं, ये बताने का मकसद भी यही है इसका, कि बच्चियाँ ये हरकतें ना करें, प्लीज़ लिसन टू योर पेरेंट्स। तो लगाए जा रही हूँ, सब कर रही हूँ। एक दिन इत्तफाकन ऐसा हुआ कि मैंने उससे बोला कि हम शादी कर लेते। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम ना, मैं बिल्कुल इतनी दीवानी हो चुकी थी। दीवानी बिल्कुल। और वैसे भी टीनेज में आपके हार्मोन्स भी होते हैं आज डॉक्टर, एग्जैक्टली वो करेंगे जो बिल्कुल एकदम छलांगे मार रहे होते हैं। सारा हार्मोन का ही गेम है बेसिकली,
ये हार्मोन ही छलांगे मार रहे थे जो हम बेवकूफ बन रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है उससे अपने माँ बाप दुश्मन लग रहे होते हैं। हाँ बड़े बहुत बुरे लग रहे हर थे। औलाद को लग रहे होते हैं। Rebellion आपके तो साथ आता खाली है, है, हाँ। हर मेरे ख्याल से सबके साथ जी, लड़के बड़ा- भी, all लड़कियां walking भी और in से। लड़कियां भी। बिल्कुल। मैं कहूँ कि मेरी फैमिली से मिलो तो क्या नहीं, मैं कहूँ मुझे अपनी फैमिली से मिलाओ तो क्या नहीं। हम ना भाग के शादी कर लेते, हम कोर्ट मैरिज कर वो लेते। लड़का कहने हाँ लगा। ही सेइंग। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने नहीं किया, फिर मैं उसकी बातों में आती गई बगावत, बगावत इस बगावत, हाँ। वो करती गई बगावत ना। अच्छा भाई उसके बाद कोर्ट मैरिज डिसाइड हुई, कहने लगा तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो, 18 की होगी ना, तुम्हारा जैसे एनआईसी बनेगा। और जैसी 18 डेट हुई हमारी, फौरन हम भागे एनआईसी ऑफिस और जाके फौरन एनआईसी बनवाया। और अगले दिन कहते जल्दी हम ना शादी करेंगे। उसने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ठीक है ना, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अच्छा मेरी सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद इसने मुझे वहाँ से पिक किया, स्कूल से मेरे जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ से पिक करके मुझे लेके जा रहा था शॉपिंग करवाने के लिए मेरे ही पैसों से। अच्छा, ओके। जी जी, मतलब उसने शॉपिंग करनी थी मेरे ही ये पैसों से। बेवकूफ होती है लड़कियाँ। हाँ दीवानी होती है लड़कियाँ। यही बात है। और मैं उसके साथ गई, मुझे वहाँ मासूम किसी भी ने, होती है, हाँ ये आपने सही कहा कि बहुत मासूम थी। मासूम भी होती है। When you were being brainwashed, तो आप तो नॉन कंसेंटिंग माइनर थी ना। हाँ ना बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बंदा कितने साल का था? यार ये मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा था। आप ग्रूम हो रही थी? यस माय गॉड, सेम एज भी नहीं थी। कहते हैं कि चलो सेम एज हो, पक्का। इसमें तो पर्चा कटना चाहिए। पर्चा यार, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ो। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देन उसके बाद मुझे किसी ने वहाँ पे देखा, किसी खातून ने मुझे अगले ही दिन उस खातून ने कांटेक्ट किया और मेरा नाम लिया। नाम लेके कहाँ देखा? स्कूल से निकलते हुए उस बंदे के साथ। अच्छा। उसने मुझे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उसने मुझे कहा कि ना आप इस बंदे के साथ थी, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ। हाइपर हो गई इसी वक्त। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? उसने उसके बारे में बोला कि ना ये बंदा जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको लूटता है, खाता है और उनको फिर छोड़ देता है शादियों के झांसे देकर। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ, मुझे कोई सबूत दो तो मैं मानूँ, मैं ऐसे नहीं मान सकती। मुझे बहुत गुस्सा आने, एंजाइटी शुरू हो गई, एकदम घबराहट जैसे कपकपाहट हो। बचपन चढ़ी हुई थी ना, बचपन की घबराहट तो होती भी अजीब सी है। हाँ। वो चीज़ शुरू हो गई मुझे ना। देन उसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजी अपनी, और उसकी बड़ी क्लोज पिक्चर्स थी, उसने मुझे वो पिक्चर्स भेजी। हाँ। एंड मेरा दिमाग मैं यूँ दिमाग पकड़ के यूँ बैठ गई। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि व्हाट आई डू, क्या करूँ ऐसा मैं कि मतलब उससे पूछूं वापस आ जाए या तो चीज क्या है ये, क्या था, क्या हुआ मेरे साथ, क्या चीज़ हुई, क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा। फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा इस नाम की बंदी ने मुझे कॉल की है। अच्छा उस बंदी ने मेरे स्कूल जाके मेरा नंबर लिया। वो बहुत नेक बंदी थी, मैं उससे आज तक नहीं मिली हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ नेकी की है। बिल्कुल। देन उसके बाद मैंने उससे जब बोला ना कि देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं, तुम बताओ कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये पिक्चर्स आई हैं, ये सबूत है मेरे पास मौजूद, तुम किस हद तक सच्चे हो। तो ही स्टार्ट बार्किंग ऑन मी। उसने मुझे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करे, उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मतलब मैं इतनी कोई बड़ी पागल थी कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो मेरे पीछे थोड़ी पड़ा हुआ था। पैसे भी खा रहा है तू मेरे, और पीछे भी मैं पड़ी हुई हूँ। और देन उसके बाद उसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी और मुझे ब्लॉक कर दिया। शादी नहीं हुई थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा तो शुक्र है। उस बंदे 2 दिन बाद मैं कोर्ट मैरिज करने जा रही थी। छोड़ भी देता अगले दिन, फिर क्या ही कर लेती बेचारी ये। निदा मैं 2 दिन के बाद कोर्ट मैरिज करने देता तो जा रही फंसी थी। रहती बेचारी। ये एग्जैक्टली ज्यादा फंसी। उस बंदी ने मुझे 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया, अगर मैं उस बंदे से शादी कर लेती तो क्या होता। आज मैं डॉक्टर नहीं होती, आज मैं किसी मुकाम पे नहीं होती। अल्लाह ने मुझे बचाया। ये एक मौजे से बढ़कर कुछ नहीं है। बेशक हम इसको इत्तेफाक कहें, मौजा कहें, कुछ भी कहें, बट मेरा मानना है कि ये वाकई एक मौजा है कि वाकई मेरे वालिदैन की कोई बहुत बड़ी नेकी है बिल्कुल सही जो कह मेरे रहे हो। आगे आई। हाँ, क्योंकि देखो शैतान तो आपको भटकाता है, ऐसे ही। शैतान का काम ही है ये। हाँ, और बहुत सारे बच्चे भटकते हैं। जैसे एक आध बच्ची थी अभी जिसके बाप ने इतना अच्छा सबूत दिया कि वो अब किसी उस पर फाइज है, वो पढ़ रही है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो। वो उस बाप ने बहुत एक अच्छी मिसाल सेट की बिल्कुल कि वो बच्ची
भटक गई थी यार, शैतान ने भटका दिया था। इंसान है, भटकते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को गले लगाना चाहिए और उनकी माफ़ करनी चाहिए, उनके कसूर ऐसे ही है जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि अगर उनको माफ़ नहीं करते तो वाकई हम उनको बर्बाद कर देते हैं। और निदा क्या होता है कि हम सारा कसूर बच्चों पे डाल देते हैं ना, ये भी बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी तो हम ही ने की है। ऐसे ही है, हमसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई कोताही तो हुई होगी ना। देखो, हमने उसको टाइम नहीं दिया होगा बच्चों को, हमने ठीक है हमने उनका गाइड नहीं किया होगा। गजल, माँ बाप कभी कभार ना बहुत सीधे भी होते हैं, बहुत मासूम भी होते हैं। माँ बाप को लगता है बच्चे उनको यही कह के जा रहे हैं, हम उनको पूरा कसूरवार नहीं ठहरा सकते। So true. हाँ, अब ये भी कहेगी कि इसके अम्मी अब्बू ने इसकी तरबियत पूरी की होगी, मगर ये जो कहती थी वो ट्रस्ट करते थे, और इसने इस अपनी गलती से खुद सीखा। वो एक सीख थी इसके लिए, और ऐसे ही बहुत सारी बच्चियों के लिए सीख होती है। माँ बाप उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी पढ़ लो, अगर उनको पढ़ने ना दो तो ये मसला कि आपने लड़की को घर बिठा दिया, ये वो कुछ नहीं बढ़ सकती। ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया कि लोग इग्नोरेंट होते हैं ना, जो अगर मुझे पेरेंटिंग नहीं आती तो मैं कैसे अच्छी पेरेंट बन सकती हूँ। क्योंकि वो तो पहली दफा माँ बाप बने ना, वो अपनी बच्ची को पढ़ने दे रहे हैं, बाहर जाने दे रहे हैं, उसको एक आज़ादी दे रहे हैं, वो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रख रहे, तो ये तो उनकी अच्छाई है। और एक चीज़, दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो इट्स वेरी ब्रेव कि आपने आके इतनी पर्सनल स्टोरी शेयर की। बहुत सारे लोग ऐसी बातें नहीं करते, मगर इस बात से कितनी बच्चियों का दिमाग खुलेगा, क्योंकि ये खुद आके बैठी हुई है ना। बिल्कुल, और ये तो एक सदका जारी है जो आपने किया है। That's why I do that. कि बच्चों को पता लगे, प्लीज अपने माँ बाप की सुन लो, बिल्कुल गलतियाँ नहीं करो। बिल्कुल, क्योंकि आपके माँ बाप से ज्यादा आपको कोई चाह नहीं सकता। कोई भी नहीं चाह सकता इस दुनिया में, कोई ऐसी मखलूक है ही नहीं कि आपके माँ बाप से ज्यादा आपको अजीज है। कोई आपसे प्यार कर सके, आपको समझा सके, आपकी डांट सुन सके। सही होते हैं, मैं बताऊं माँ बाप हमें ना बुरे लग रहे होते हैं, बुरा, बिल्कुल उस वक्त होता है, बाद में हो जाता है। चलो वो जिंदगी लोगों की कट भी जाती है, गुजर भी जाती है, हो भी जाता है, सब सही भी हो जाता है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं माँ बाप आपके सही रहे होते हैं। बिल्कुल। अक्सर होता है ना, माँ बाप कहते हैं ये जो हमारा दोस्त है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है जिसके साथ उसी से धोखा मिलता है बाद में, और बाद में अम्मा अब्बा से लड़ाई हो रही होती है, आपने मेरे दोस्त को बुरा कैसे कह दिया। मतलब बच्चे लड़ रहे होते हैं कि आपने कैसे कह दिया ये दोस्त अच्छा नहीं है। वो क्योंकि उनकी एक आंख है यार, उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। ये एग्जैक्टली दैट अ वर्ड माय मदर ऑलवेज से कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं करे। अच्छा मैं आपको बताऊं, धूप में सफेद तो ये है ही, बट अल्लाह ताला ने माँ बाप को वो एक चीज दी है भी होती है। आपके यंग पेरेंट्स भी है ना, वो भी पेरेंट्स हैं, मगर वो सही बोल रहे हैं। उनकी छठी है। एक औरत के पास वो आंख होती है कि वो कोई गलत और सही गलत नजर से देखता है, पता चल जाता है, पहचान जाती है कि ये सही जाता है कि किसी ने मुझे गलत नजर से देखा है, अच्छी नजर से देखा है। औरत को अल्लाह ने एक ये अल्लाह ताला ने कुदरती अमल है ये। और दूसरा मैं एक चीज़ कहूँगी, मेरे फादर कहते थे कि जब आप बच्चे को घर में दोस्ती और इतना प्यार दे देते हो ना, फिर उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे बच्चे, बच्चियाँ स्पेशली, क्योंकि घर में वो वैलिडेट नहीं हो रही होती, माँ बाप से अटेंशन भी नहीं मिल रही, टाइम भी नहीं मिल रहा, और डांट ज़्यादा मिलती है, और फिर टीनेज में जब इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होती है ना, फरार ढूंढते हैं। हाँ, तो बच्चे होते ढूंढते हैं। तो लड़के यंग एज में जो लड़के इतनी तवज्जो दे रहे होते हैं, तुम्हारी लग रहा होता है यही पूरी दुनिया। ये तो 10 साल बड़ा बंदा था, कितना शातिर होगा, दिमाग में चलाक होगा, वो इसको मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि ये तो बच्ची थी। एग्जैक्टली, वो तो शातिर था ना। मैं समझ भी जाती थी किसी पॉइंट पे आके, माय मदर टोल्ड मी समथिंग, मैं समझ जाती थी कि हाँ चलो ठीक है मामा इज राइट, बट मगर वो करता होगा, मुझे मैनिपुलेट कर देता था। ऐसे ही है। तो टीन एज में हमारी बच्चियां करती हैं तवज्जो की वजह से, सबसे मेन पॉइंट है तवज्जो। अगर सीरियस होता है इससे, वो लेकर आता रिश्ता, या वो आता इसके माँ बाप पेरेंट्स को नहीं लाता तो खुद आके मिलता। अगर वो सीरियस होता है। पहली बात तो ये 10 साल बड़े आदमी का कोई लेना देना है ही नहीं नॉन कंसेंटिंग माइनर के साथ। एग्जैक्टली, प्लीज सुन ले, अगर कोई भी बच्ची ये देख रही है तो बेटा वो प्यार व्यार नहीं है, जाके सीधा FIR कटवाओ। दूसरा आज वो डॉक्टर है माशाल्लाह। तो आजकल तो हम बच्चियों को यही सबक दे रहे हैं कि भाई शादी के ख्वाब नहीं देखो, ये देखो अपने पैरों पे खड़े हो, वो जरूरी है। पैरों पे खड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, कोई हुनर सीख लो, कोई स्किल सीख लो, ऑटोमेटिकली सब चीजें खुद ही अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ जब आप कुछ बन जाएंगे। So true. So ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में आगे आपके लिए क्या लिखा है। बिल्कुल पता ही never know। तो जो हार्मोन्स छलांगे लगाते हैं उसमें कंट्रोल करें। उसमें नहीं समझ, प्लीज कर ले। कभी कभी खुदा ना खासा आप अच्छे घर में जाते हैं और आपके पास बुरा वक्त आ जाता है,
आपका हस्बैंड के ऊपर ऐसा वक्त आता है, फिर आपको सपोर्ट करना पड़ता है अपने हस्बैंड को, तो पढ़ा लिखा नहीं, वो होना बात और करिए करना। हार्मोन्स की, जो हाँ, वो बच्चों तो को hormones। हाँ सही बोला, छलांगे बात लगा। बिल्कुल सही कर रही हैं। मेनार्की का टाइम आता है बच्चियों का ना, जब बड़ी बिल्कुल लड़कों का भी, दोनों का। हाँ। लड़कियों का स्पेशली इसलिए क्योंकि ना लड़कियां क्या करती हैं, बोलती नहीं है, हाँ, वो बताती कुछ भी नहीं है। चलो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। ये एक टॉपिक है जिस पे हम करेंगे बात, साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए हमारे साथ इसमें। ये है कोविड पे भाई, कोविड पे बड़े मेरे मिरेकल्स husband- हुए हैं भाई, बहुत COVID में मिरेकल भी। हुए हैं कोविड में भी। हाँ। मेरे हस्बैंड को पहले मुझे हुआ था, मेरा इतना सिवियर नहीं था, बट मेरे हस्बैंड का बहुत सिवियर हो गया था। अच्छा। उसको हॉस्पिटल एडमिट किया और वो 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, सिर्फ वही पैनाडोल दे रहे थे और ऑक्सीजन उसको लगाई हुई थी, और वो डे बाय डे ना वो वीक होता जा रहा था। उसका 82 kg था, 82 से 69 kg पे वो आ गया था, और ना मैं जा सकती थी, ना मैं मिल सकती थी, ना मैं कुछ दे सकती थी। तो मैं उसको ना वीडियो कॉल करती थी, तो मैं उसको देख रही थी कि वो कहते थे कुछ भी नहीं दे रहे, वो ठंडा दलिया दे रहे हैं। एडमिट था हॉस्पिटल? एडमिट था, 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। और डॉक्टर से मैं बात करूं तो वो डॉक्टर कहें कि वो तो डे बाय डे डाउन ही होता जा रहा है, डाउन ही, क्योंकि कमरे में बंद कुछ भी नहीं आपको करने के घर में लिए। फिर भी होता है ना, घर घर में का माहौल एक्टिविटी होता होती है वो। तो ना लास्ट डे ना मुझे याद है, तो मैंने उसको वीडियो कॉल करी, तो उससे मुझसे कोई बात नहीं करी, और है ना उसकी ना आंखों से ना सिर्फ आंसू निकले। मैंने बोला बेटा अगर मरना ही है ना तो घर पे आके मरो। मैंने बोला मैं वहाँ तो नहीं मरने दूंगी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर नहीं नहीं हम ये अलाउ नहीं करेंगे। मैंने बोला मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, आप है ना इनको डिस्चार्ज करें और मैं इनको घर लेके जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रही हैं, हम तो वैसे ही आपको बोल रहे हैं कि ये तो इनकी सीरियस है बिल्कुल हालत। और ऑलमोस्ट डॉक्टर ने ना निदा जवाब दे दिया था। मैं लेकर आ गई घर पे डिस्चार्ज करवा के। मैंने वहीं घर पे ऑक्सीजन, वॉशरूम में भी ऑक्सीजन रात भर लगी रहती थी, लाउंज में। फिर मैं खुद शावर देती थी, फिर मसाज करना, जैतून के तेल का, 6 टाइम खाना खिलाना। घर में आपको एक घर का मॉल मिलता है, जबकि हम भी कहीं नहीं जा रहे थे, क्योंकि घर में एक पेशेंट है। 1 महीना उसको घर पे भी ऑक्सीजन लगी रही है, 1 महीना। तो सोचो कि मतलब मरे हुए इंसान को एक जिंदा नहीं कर देता है इंसान, कि आप अगर वो हॉस्पिटल में रहता तो वो मर जाता। वो मैं घर, ये मिरेकल ही था मेरे लिए। मैं तो समझी गया, ये तो मतलब इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये जिएगा। तो मैं जब घर में उसको लेकर आई हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो ऐसे लगता था कि मैंने किसी जो ना उसमें जान डाल दी है। मेरी क्या औकात है, अल्लाह ने किया जो किया, खिदमतें बट की हैं, खिदमतें की हैं हॉस्पिटल बहुत। में आपको उतनी तो नहीं मिलती ना, वो जाहिर है कि मिलती घर ही का नहीं है पूरा आपको। खाना पीना। प्यार खुद एक बड़ा मुआजिज़ा है, एहसास और प्यार कि लोग जिनके पार्टनर सिंसेयर होते हैं, दे डू गेट बेटर बाय स्टेइंग विद देयर पार्टनर्स। इवन विद चिल्ड्रन, जब बच्चे होते हैं और अगर उनको सांस नहीं आ रहा होता, तो हम मदर के साथ बेबी का ये जो स्किन टू स्किन होता है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, द बेबी ग्रैब्स द मदर्स वार्मथ। और इसी तरह हम अपने पार्टनर्स की भी वार्मथ लेते हैं, ऐसा ही है। और वो चीज़ हील करती है। क्योंकि कोविड में तो क्योंकि मेरे अपने फादर कोविड से ही गए, तो मैं वो चीज़ रिलेट कर सकती हूँ। क्योंकि जब भी वीडियो कॉल करते थे तो मामा को इतना याद करते थे, और मुझे होता है कि अकेलापन जल्दी खाता है आपको। हाँ ना, एग्जैक्टली, जल्दी मार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मिरेकल्स, जो वैसे कोविड में बहुत सारे लोगों के घरों में मिरेकल्स हुए हैं, जो उनकी जानें बची हैं। तो बीना आपा जो है, जो जिस तरह उनकी भी जो कैफियत थी, वो तो हमने, क्योंकि हम साथ साथ उनके कनेक्टेड थे बिल्कुल, क्योंकि हमें कोविड हुआ था तो सब पहले हमें फ़ोन करके पूछते थे। सो बहरहाल बड़े मिरेकल्स, बड़े लोगों ने जिए हैं, मतलब बेचारे जो नो होप, डेथ डिक्लेयर हो जाती है, डेथ बिल्कुल बाद जिंदा हो जाते हैं। मेरी मदर की भी डेथ डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद हाँ उन्होंने, मैं तो नहीं पैदा हुई थी तब, लेकिन वो जब बताती थी कि वो ऊपर से देख रही हैं अपने आप को, सब रो रहे हैं कि ये तो मर गई, अब क्या करें, अब गुस्ल कैसे होगा, अब कब्र के लिए ये वो सब चीज़ें शुरू हो गई। ये शुरू के दिनों की बात है जब? हाँ, मतलब कि काफ़ी पहले की बात अच्छा। है। मैं तो, मेरा आप इस दुनिया में नहीं थी? इस दुनिया में भी नहीं थी, मेरे और भी भाई बहन नहीं थे। वो शुरू के जो 2 बच्चे थे उनकी तब डिलीवरी में जो है वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरी मदर भी यही बताती हैं कि डिक्लेयर हो गई डेथ, उसके बाद
काफ़ी मिनट्स के बाद वो वापस अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गई। कह रही तो उन्होंने जो हमें बताती थी ना बातें कि मैं ऊपर से देख रही थी और अब मैं हिलजुल नहीं सक रही थी, अपनी डेड बॉडी को देख रही हूँ ऊपर से, लेकिन उसके बाद मैं दुआएं सिर्फ कर रही हूँ कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अल्लाह मियां मुझे ज़िंदगी दो, इनका क्या होगा। वो जो माँ वाली जो होती है ना बात, माँ जब दुआ करती है तो ज़ाहिर वो तो अर्श आसमानों को तोड़ती हुए निकल जाती है। तो शायद पता नहीं किसके उसमें मेरी मदर को फिर दोबारा से ज़िंदगी मिली और वो वापस एकदम से अपनी बॉडी में आ गई। आपको आना था ना इस दुनिया में। तकलीफ जिसकी लिखी है उसने आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद माशाल्लाह आपके उसके बाद माशाल्लाह बहुत साल, डिकेड्स। हाँ, फिर बहन भाई 6 बहन भाई हुए, 6 साल। अरसा जी नवासियाँ, नवासे, पोते पोतियाँ सब देखे माशाल्लाह। अच्छा, ये इजिप्ट हेल्प्ड others save my money। ये एक छोटी सी बात है। अच्छा, नहीं वो इन्होंने लिखा हो थोड़ा। हाँ, पता नहीं, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या मतलब ये था। मेरा बेटा छोटा था, हम अच्छा, ट्रैवल बहुत करते थे। हमारे तो वही शौक होता है कि छोटे बच्चों को ही अगर आप ट्रैवल कराते हैं तो उनके जो जहनों में एक एक्सपोजर आता है ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। एनीवेज तो इजिप्ट, मिस्र गए हुए थे और वहाँ पर एक जो उनकी ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उन्होंने क्या किया था कि एक छोटी सी सिटी बनाई थी, छोटी सी एंशिएंट सिटी जो कि न्यू एंशिएंट सिटी के नाम से शायद है। और वहाँ पर हर चीज़ मिनिएचर बनी हुई है। कि अगर बड़े से पिरामिड हैं तो उन्होंने छोटे छोटे पिरामिड बनाए हैं कि ये गीज़ा की पिरामिड है, ये फला है, ये स्पिंक्स है, ये तो उस तरह से अगर आपको पूरा इजिप्ट का टूर लेना है तो वो एक छोटी सी सिटी में आपको ट्रेन में बिठाते हैं और सब पूरी हर एक चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो हमने सोचा अच्छा वो है तरीका, बच्चा खुश भी होगा। तो हम ट्रेन में बैठे, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा मेरा, और हमारे ट्रेन तो लंबी होती है और ओपन ट्रेन होती है जो बच्चों की ट्रेन होती हैं, और उसमें आगे एक छोटी बच्ची एक और भी बैठी हुई थी जो अपने टॉय के साथ खेल रही थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी। तो मेरा बेटा और वो आपस में बातें कर रहे थे, देख रहे थे, सब कर रहे थे। तो जब सारा टूर ख़त्म हो गया और हम उतरने लगे, हम उतर के निकल गए अपने ट्रेन से बाहर निकल गए। वो बच्ची भी निकली अपनी मदर के साथ। वो बच्ची, उसके साथ स्टफ़ टॉय था, वो स्टफ़ टॉय उधर भूल गई ट्रेन में। अच्छा, अब मैं जब आगे बढ़ी तो मुझे अपनी चीज़ें याद नहीं आएगी जो मैं पीछे भूल सकती हूँ। मेरी नज़र उस पर गई, उस टॉय पर, कि वो बच्ची छोटी सी जो उसको यूँ पकड़े हुई थी वो कैसे भूल गई। आगे वो जाके रोएगी, वो ट्रेन तो आगे निकल जाएगी फिर। तो मैं पीछे दौड़ी उसको हेल्प करने के लिए। मैंने वो टॉय उठाया कि मैं उसको हेल्प करूँ, उसको जाके दूँ। मैंने जो देखा, जहाँ मैं बैठी हुई थी और वहाँ पर हमारा बैग जिसमें हमारे सारे पैसे, हमारे पासपोर्ट, हमारी सब चीज़ें वो हमारे साथ ही थी उस वक्त, वो चीज़ें जो है वो बैग उधर ही रह गया था। ले, मैंने सोचा कि देखो, अब मैंने किसी और की हेल्प के लिए, कि उसको एक बच्ची है वो भूल गई है, उसकी वजह से मैं गई और मेरी नज़र मेरी अपनी चीज़ पर पड़ी। हाँ, तो कहते हैं ना कि आप किसी की हेल्प करें तो अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते आसान करते हैं। तो आप उसका स्टफ टॉय उठाने गई और आपने देखा कि आपकी भी वही रही। ओह माय गॉड, मतलब कि वो उसका तो स्टफ टॉय मिल जाता उसको, लेकिन मेरे पासपोर्ट्स, मेरे पैसे, मेरे हर चीज़ उसके अंदर थी। अच्छा, वो अगर चला जाता और किसी के भी हाथ लगता, और इजिप्ट जैसी कंट्री तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, वो तो एक सेकंड में निकल जाती, बिल्कुल नहीं मिलती। अरे और मैं गई हूँ और मैंने अंदाजा किया कि शायद इसके हाथ में था कुछ, वो नहीं है। मैं पलटी टॉय उठाने के लिए और उसके पीछे सीट पे मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा माय गॉड, एग्जैक्ट सेम किस्सा मैंने बताया भी था शायद एक दफ़ा। हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और हम रोम या पीसा के दरमियान ट्रेन चल रही थी और हम वेनिस से होकर आए थे। तो हमारी जो सूटकेसेस थे, वो एक ऐसा हमारा वो था कंपार्टमेंट जिसको अगर आप स्लिप कर लेते थे ना उसको, सोफ़ों को, तो वो बेड्स बन जाते थे। तो हमारी पूरी फैमिली उसी में थी और कोई भी नहीं था और हमने दरवाज़ा बंद किया था। अच्छा, आप अंदर से लॉक नहीं कर सकते, रूल नहीं होता वहाँ ट्रेन का, तो लॉक नहीं था हमारा। अब वहाँ चोरियाँ कैसे होती थी कि आते हैं लोग, सो रहे हैं रात को, स्लीपर में थे हम, वो स्प्रे करते हैं तो आप और गहरी नींद सो जाते। तो उन्होंने क्या किया, वो आए और जो भी हैंगर में जितना भी सामान हमारी स्लीपर में टंगा हुआ था वो उतार के ले गए। अच्छा, रात को ना उन्होंने स्प्रे किया आप लोगों पे? हाँ, हम सब जब सुबह हम सो के उठे तो हमारी सब चीज़ें गायब थी और वो पैर रख के हमारे सूटकेसेस पे चढ़े थे। तो वेनिस से हमने जो डेकोरेशन पीसेस ग्लास के होते हैं वो सब टूटे हुए थे। तो हमें तब समझ आया कि वो चढ़े थे ऊपर और वो टूट गए और ये सब चीज़ें गायब। मेरी अम्मी ने ना रात को पासपोर्ट वाला पर्स, पैसे, सब चीज़ें उधर लटका दी थी। और जब हम सब सो गए, जब हम सुबह सो के उठे तो सब चीज़ें गायब। तो जब हम सब सो गए तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी उठी, अम्मी ने कहा अच्छा चलो हम तकिया बना के पर्स को सर के नीचे रख लेती हूँ।
तो अम्मी ने बाकी चीजों पर छोड़ दी, लेकिन जो पासपोर्ट और पैसे जो हमारे सर्वाइवल जिन चीजों से होता, वो अपने सर के नीचे तकिया बना के सो गई वो। तो वो जब उन्होंने आके स्प्रे किया, हम सब सोते रहे, अम्मी भी सोती रही। जब सुबह हमारी आंख खुली, हमारी सब चीजें गायब थी जो लटकी हुई थी, जो उनके हाथ में। अगर वो अम्मी के नीचे से तकिए से वो समझ के वो खींचते तो अम्मी उठ जाती। तो हम उस तरह बच गए, वरना हम भी पासपोर्ट और पैसों के लिए इधर-उधर भाग रहे होते। और ये भी वहाँ ये कितना बड़ा स्कैम जो आप बता रही है, तो बड़ा खतरनाक है। मतलब इससे आप कैसे बचेंगे अगर आपके कंप्लेन अंदर कोई आ जाए? निदा कोई कंप्लेन नहीं कि आपने की होगी। हम लोग छोटे थे उस वक्त, मैं किस्सा बता रही हूँ कि ये 91 की बात है। अच्छा, क्या हम लोग उस वक्त छोटे थे, अम्मी अब्बू ने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन मुझे ये चीज मेरी मेमोरीज में याद रही। ये स्कैम्स की बात चल रही, छोटी सी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। आजकल बाहर के कंट्रीज में तो ये चीजें मतलब काफी देखने में आ रही हैं कि आपको अगर टैक्सी लेते हैं, आप कोई उबर लेते हैं, कुछ लेते हैं, वहाँ पर आपको पानी की बॉटल्स ऑफर करते हैं ना, जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, कि पानी की बॉटल हम कहते हैं थके हुए हैं पी लें, वो कभी नहीं पीनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंजेक्ट करते हैं इसी तरह की सुलाने की दवाएं और ताकि आपका सामान आपको लूट ले इस तरह कुछ। तो बहुत ज्यादा रादर मैं तो जब अमेरिका में थी तो मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है उबर वगैरह और टैक्सीज वहाँ पे, but he said better take public transport, that's safer than being alone in a car। तो मैंने तो यही हमेशा रखा। सो ये था हमारा आज का शो। इतनी मज़ा आया आप लोगों की सबकी बातें शेयर करके, सुन के। सो हेल्दी गुफ्तगू भी हो सकती जब हम एक साथ बैठे, और हम कोशिश करते हैं हेल्दी गुफ्तगू करने की। कभी कभार सबसे देखे ना आप एक पता भी चलता है अगर दोबारा लाइफ मिली भी है, ऐसे ही है। हम अपनी जिंदगी को क्यों जाया करें? बिल्कुल अच्छा काम होना, बिल्कुल तरफ भी तो जाएं हम। और जब लिखी है तो कोई ताकत रोक नहीं बेशक, सकती। जब लिखी है आनी है, उसमें कोई उम्र और वक्त का कोई रोल नहीं है। वो लिखी है, बिल्कुल अच्छा सोचे और अपनी जिंदगी जिए प्रेजेंट में। फ्यूचर और पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जिए कि इस वक्त आपकी जिंदगी कैसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।